आज 3 दिन हम लगातार हमारे योगाहार मंच पर संजीवनी ग्रुप डांग जिला गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुमारी नीतू बेन पटेल और डॉक्टर संजू शर्मा जी और संदीप भाई सबरवाल जी। तो 3 दिन हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और आज हम ये सोच रहे हैं कि मुख्य अतिथि के द्वारा हम सदन के उपस्थित मान्यवरों से प्राप्त सुझाव पर वार्तालाप करेंगे। जैसे कि आज हम 3 दिन सुन रहे हैं आदरणीय सबरवाल जी को भी, और हम 3 दिन में क्या सुना, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ सबको, और फिर सबके मन में दिलचस्पी है कि हम क्या करें, क्या सवाल करें उनसे। तो मुझे लगता है कि आज हमारे योगाहार में झारखंड से है, बिहार से है, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से है और देहरादून उत्तराखंड से है। सभी को आज हम बोलने का अवसर देंगे और आज के हमारे मुख्य अतिथि सबरवाल जी भाई साहब के साथ। तो आदरणीय, सबसे पहले मैं सबरवाल भाई साहब का स्वागत करती हूँ। आप आइए, आपका स्वागत है। आज मुझे लगता है नीतू बेन थोड़ा जुड़ नहीं पाएंगी क्योंकि उनकी यहाँ थोड़ा सा व्यस्तता है। तो आज हमारे साथ 2-3 उन्होंने कहा था कि भाई जुड़ने वाले हैं। अगर सबरवाल भाई साहब आप उनका परिचय देकर उनको सादर आमंत्रित करिएगा जी। जी, धन्यवाद रंजना बेन। सुप्रभात मेरे परिवारजनों। बहुत बढ़िया समारोह उत्सव पूर्वक आप लोगों ने जिस तरह से हम लोगों के पिछले 3 दिन बीते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दिन की शुरुआत ही इतनी अच्छी होती है। नीतू बेन के जो एक्सटेंडेड फैमिली जो वृहद समाज राजकोट में, उसमें उनके हमारे एक मेंटर हैं किशन भाई दवे जी। उनकी माता जी का देहांत हुआ था पिछले सप्ताह, तो उससे वजह से काफ़ी लोगों का आवागमन है, इसलिए रात को ही हमारी बात हुई थी। और आज निश्चित रूप से पिछले 3 दिनों में आपने जो भी समझा, सीखा, और सीखने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। मैंने पहले दिन भी कहा था कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि सारा ज्ञान इस तरफ और सब कुछ उधर जा रहा है, वहाँ से आपकी तरफ से बहुत कुछ आना है। मेरे ख्याल से हम लोग एक बहुत बड़े विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कृषि 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 उद्यम, कृषि वैभव, कृषि उत्सव, कृषि का जो भी हम कह लें, तो उसमें बहुत इस दौरान 3 दिन में मेरे अनुभव बहुत अच्छे रहे। आप में से बहुत सारे साथियों के साथ बात करने का मौका मिला, कल पवन भाई जी के साथ बात करने का मौका मिला, बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ। इतना सारा कुछ हम सब चीज़ों को एक साथ जब साझा कर लेंगे ना यहाँ पर, तो इतना बड़ा एक वैश्विक स्तर का ये ज्ञान एकत्रित हो जाएगा, तो उससे पता नहीं क्या-क्या होने वाला है। मैं समझता हूँ कि ये ईश्वर की कृपा है कि हम सब इतने बढ़िया एक इतने बड़े विश्व स्तर के मंच पर जुड़े हैं। तो जैसा रंजना जी ने कहा कि पिछले 3 दिनों में बहुत सारी बातें हुई, तो उसमें से बहुत सारा फीडबैक होगा, यानी कि आप बताएँगे कि हाँ, क्या-क्या, कहाँ-कहाँ पे आपको लग रहा है ये चीज़ और दोबारा समझने का, या कहीं पे कुछ प्रश्न होंगे, तो आज वह दिन है जब हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो रंजना जी, कैसे इसको शुरू किया जाए? कैसे? तो कहीं से भी आप शुरू करें इसको तो। जी, जी। जी, मैं अभी आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब को संचालन करने के लिए ये योगाहार मंच देती हूँ। जी। जी मुन्नीलाल भाई साहब, आप अभी आप अभी जी, जी, स्वागत है। जी, धन्यवाद बहन रंजना जी, और धन्यवाद आदरणीय संदीप जी, आदरणीय नीतू जी, आदरणीय भरत जी, आदरणीय डॉक्टर संजू जी, आदरणीय डॉक्टर सचिन जी, और आपकी टीम संजीवनी ग्रुप को बहुत बहुत साधुवाद। जो हमने देश का पहला जिला, डंग जिला गुजरात जो है प्राकृतिक जैविक जिला बना, इसके लिए आपके पुरुषार्थ को योगाहार परिवार की ओर से नमन बंदन करता हूं, और मध्य प्रदेश के किसान भाइयों की ओर से भी नमन बंदन करता हूं। सबसे पहले इस कार्यक्रम में जो हमारे अपना सुझाव और अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं आदरणीय सुमित वर्मा जी, तो मैं सिवनी मालवा मध्य प्रदेश की धरती से उनको आमंत्रित करता हूं और उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि आप एक टेक्निकल इंजीनियर, और आप जो है छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में एक जंगल में ज़मीन खरीद करके, धरती खरीद करके वहाँ उन्होंने प्राकृतिक पद्धति से घर बनाया, और वहाँ पर सपरिवार रहने की इच्छा से वहाँ रह रहे हैं, और वहीं पर उन्होंने प्राकृतिक जैविक खेती करना शुरू किया है। फल लगाएंगे, सब्जी लगाएंगे, और जो भी अपने
मानव जीवन में उपयोगी और गांव का परिवेश होता है, उसमें रहने का आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिससे हमारे निश्चित समाज को प्रेरणा मिलेगी। तो मैं ऐसे युवा होनहार सुमित वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अपना अनुभव शेयर करें। जी, धन्यवाद संजीवनी टीम में और विशेषकर संदीप जी जो अभी भी हमको 3 दिन से मार्गदर्शन दे रहे हैं, उससे बहुत ही लाभ हुआ है। लगभग मतलब कृषि के जो छोटे-छोटे पहलू हैं, बीज से लेकर के उपभोक्ता के घर तक पहुंचाने वाली जो बात है, लगभग सारे छोटे-छोटे पहलुओं को विस्तार अच्छा, से आदरणीय संदीप जी, थोड़ा आप म्यूट कर ले, थोड़ा सा आवाज़ रिपीट हो रही है। मैं जी, धन्यवाद सर। जी, तो वो सारे पहलुओं पर बड़ा अच्छा मार्गदर्शन दिया है संदीप जी ने। तो मगर मैं, जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि हम अभी पहले स्टेज में हैं, जहाँ पर हम अभी फार्म सेटअप में जी, सुमित जी की आवाज़। राजदीप शर्मा जी, आप म्यूट कर लें। राजदीप शर्मा जी, आप म्यूट कर लें प्लीज़। सुमित सर सुमित लेफ्ट जी हो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है वो। तो मैं, चलिए दूसरे में आशीष अवस्थी जी, आप सादर आमंत्रित हैं। जब तक वो नेट में आ जाएंगे, नेटवर्क में, तो उनको सुनेंगे। आप अपने परिचय के साथ अपनी बात रखें। आदरणीय आशीष अवस्थी जी। नमस्कार, सुन पा रहे हैं सर? जी सर। सभी को सादर नमस्कार। मैं सर छतरपुर जिले बुंदेलखंड से हूँ और इस समय हमारा लेमन ग्रास पामा रोजा का कुछ शुरुआत किया है हमने। इसके साथ में कुछ आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी होती, जैसे अश्वगंधा हो गया, सतावर हो गई, इसका भी शुरुआत किया हुआ है यहाँ पे। हेलो। जी जी, छतरपुर में कहाँ पे किया है भाई साहब? छतरपुर में सर हमारा प्रॉपर छतरपुर है, और एक केन नदी के किनारे ग्राम टोरियट एक पड़ता है, जी पन्ना टाइगर रिजर्व के बगल से। जी जी, कौन सा बताया भाई साहब? छतरपुर जिला है, ग्राम टोरिया है, टोरियट एक पड़ता है पन्ना जिला के बगल से। केन नदी टेक है। निकली हुई है ना जहां से। अरे हाँ, मंडला के इसी तरफ। जी 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 जी, बिल्कुल 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 सर, आप जी जी जी। जी, बहुत सुंदर। तो आपसे बात हो गई, आप इसमें कार्यक्रम में रोज जुड़िएगा, और सदन जी जी सुन रहा है। बिल्कुल। जो भी आपका उत्पादन वगैरह होता है, जो करते हैं, कैसे करें, क्या है, इसमें सब मार्गदर्शन आपको मिलेगा, और जी आप जी अपना अनुभव भी इसमें शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय सर। आशीष जी, और अपन इस पर चर्चा करेंगे। जी, आदरणीय बने ओके सिंह जी। ओके सर, जी जी। सदन के सभी विद्वत जनों को प्रणाम, एवं आज के जो योगार जो जिसने सेशन लिया उनको भी कोटि कोटि प्रणाम। हमारे मुख्य अतिथि संदीप भाई जी को लगातार आज 4वें दिन है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं वो। संदीप भाई जी से मेरा ये निवेदन है कि जैसे आप लोग भी दीपक भाई के वहाँ ट्रेनिंग लेने गए थे और मैं भी गया हूँ ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वो केवल मिट्टी को इतनी शक्तिशाली बनाना का प्रयोग करते हैं, जैसे अमृत मिट्टी बनाना, अमृत जल बनाने के लेकर के, वो पेड़ों का रूट ट्रीटमेंट से लेकर के सभी चीज़ों से, वो किसी भी ट्रेनर को ये नहीं सिखाते कि आप ऊपर से कीटनाशक का स्प्रे करिए, कोई टानिक का स्प्रे करिए। केवल और केवल मिट्टी के ऊपर ध्यान देते हैं वो, और उसका परिणाम जबरदस्त है। देश के कोने कोने से इतने दिन से मैं वैज्ञानिकों को सुन रहा हूँ, जो दीपक भाई का जो प्रैक्टिकल है वो शायद अभी तक किसी के का प्रैक्टिकल अपने सामने नहीं आया है। उसके अतिरिक्त आपने उसमें कोई नया प्रैक्टिकल अगर किया है तो वो आपको सदन को प्रस्तुत करने का थोड़ा सा निवेदन करें। जी मैं कुछ बोलूं यहाँ पे कुछ? जी 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 सर, जी जी। धन्यवाद बने सिंह भाई, धन्यवाद। बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये बात आज सदन के सामने रखी। आप सभी लोगों के संज्ञान में ये बात लाना चाहूंगा कि मैंने अभी
3 दिन का एक अलग अलग विषयों के बारे में बात करके ये तय किया था कि फिल्में हैं छोटी छोटी। आपने भी दीपक भाई के यहाँ प्रशिक्षण लिया है, हम सभी लोग 15-20 सालों से वर्षों से जुड़े। और तो एक तो जो कुछ नए प्रयोग हुए हैं, जैसे कल परसों में हम्पी बहन और सचिन भाई आप लोग के साथ साझा करेंगे, जो हर्बल गार्डन का हम बोलते हैं 40/30 का 2400 स्क्वायर फीट का जो मॉडल, जिसमें 46 प्रकार की जड़ी बूटियां आ जाती हैं। तो उससे आशीष भाई को भी एक देखने को मिलेगा कैसे कम जमीन पे भी हम अमृत कृषि। दूसरा मैं आप सब लोगों के संज्ञान में एक एक करके धीरे धीरे अमृत कृषि की जो आधारभूत जो स्तंभ है, अमृत जल, अमृत मिट्टी, फिर बीज उपचार, फिर उसका कैसे इस्तेमाल करना है, ये 6-7 फिल्में छोटी छोटी, ये सभी 10-10 मिनट से कम की फिल्में हैं। तो एक एक करके उनको दिखा के उसमें जो भी सवाल जवाब हुआ वहां से हम लोग धीरे धीरे करके चलेंगे। और ये बिल्कुल इन्होंने जो बात रखी मनी सिंह भाई ने, बिल्कुल सही बात है। दीपक भाई तो देह के साथ हमारे साथ नहीं रहे, देहावसान हो गया, लेकिन 2019 में 3 नवंबर को। लेकिन जो भी उन्होंने हमें सिखाया और जो हमने सामने देखा, ये व्यवहारिक तौर पे देखा कि 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर अंदर अमृत कृषि की भी बात करनी है। बिल्कुल अमृत कृषि के जो 6-7 आधारभूत स्तंभ है उनके बारे में बात करेंगे, और एक एक छोटी छोटी फिल्में आप लोग देखते हैं। बाद में फिल्में सबके साथ साझा भी करेंगे। थोड़ी बड़ी साइज की फिल्में होती है तो उसको व्हाट्सएप में कैसे करना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और इसीलिए नहीं हो पा रहा है। अन्यथा मैं निश्चित रूप से रोज फिल्म आपके पास रचना में भेज दूंगा, तो फिर आप कैसे उसको देखेंगे, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा तकनीकी तौर पे बात करेंगे। मिट्टी की बात करते हैं। 6 महीने में इतनी जबरदस्त मिट्टी बन जाती है। मैंने पहले दिन भी आपको दिखाया था रिजल्ट। उनके खेत में 3 वर्ष के बाद 8.5% सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। अब उस मिट्टी से उनका ये अमृत कृषि का, अगर आपको बिल्कुल इतिहास पता है तो कैसे अमृत कृषि कैसे बनी, कि कोल्हापुर में 2 मिनट लूंगा, ये जबरदस्त चीज है, सुनने लायक चीज है। कोल्हापुर में एक गणितज्ञ डॉक्टर श्रीपद दाभोलकर जी ने, उनके दिमाग में ये बात आई, वो दीपक भाई के गुरु थे, हमारे कृषि गुरु दीपक सुचदे जी, उनके गुरु दाभोलकर जी, डॉक्टर श्रीपद दाभोलकर दूसरे माले पर रहते थे। और उन्होंने पूरा कैलकुलेशन किया कि अगर आप माँ प्रकृति के पद चिन्हों पे चलें, जैसे प्रकृति काम करती है, मिट्टी कैसे बनती है। छोटा सा सवाल उनके मन में आया, मिट्टी बनती कैसे। सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन हमारे मनों में नहीं आता है कि मिट्टी कैसे बनती है। मिट्टी कौन बनाता है? भगवान बनाते हैं। कैसे बनती है? प्रकृति माँ बनाती है, ठीक है। तो कैसे बनती है? जंगलों के अंदर पत्तियां गिरती हैं, बायोमास जो गिरता है, सड़ती हैं, करीबन 500 से 750 साल लग जाते हैं ऊपर की सतह की 2-3 इंच मिट्टी पृथ्वी पर बनने के लिए। तो उन्होंने सोचा अपने सारे उनका काम करने का तरीका बहुत मजेदार रहा। जैसे आज हम जुड़े हैं, तो मान लीजिए मैं श्रीपद दाभोलकर जी हूँ, तो मैं अपना पता आपको दूंगा। आजकल तो चीजें बहुत फास्ट हो गई, मेरा नंबर मेरा पता हो गया, आप मुझे व्हाट्सएप पे लिखेंगे मेरी ये समस्या आ रही है, और मैं आपको वो पूरा रिकॉर्ड बनता है। उनके जमाने में पोस्ट कार्ड थे, 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो पूरे देश में, जैसे आज हम पतंजलि परिवार बन गए हैं पूरे देश में, उनके परिवार का नाम है प्रयोग परिवार। और दाभोलकर जी को महाराष्ट्र में द्राक्षनी माउली, यानी कि जो द्राक्ष की फसल होती है उसकी माता जी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? 1 एकड़ पे 16 मेट्रिक टन अंगूर, द्राक्षिणी अंगूर कैसे उगाए जा सकते हैं, नासिक में पहला प्रयोग करके दिखाया। वो उन्होंने कभी भी रासायनिक गैर रासायनिक की बातें ही नहीं की हैं। अगर आप उनकी पुस्तक है सर्वजन सुखाए, प्लेंटी फॉर ऑल, मतलब पूरे विश्व में सबके लिए बहुत है, हम क्यों कंपटीशन में जाएं, हम अपने हिस्से का थोड़ा सा जो हमें चाहिए ले लें। इस तरह प्लेंटी फॉर ऑल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कंफ्यूज करने वाली, आप उसको पढ़ेंगे तो शुरू में समझ में आए, क्योंकि बहुत महामना व्यक्ति बहुत सारी चीजें एक साथ लेके आते थे। तो उन्होंने कभी भी रसायन गैर रसायन की बात नहीं की। उन्होंने कहा हम सीखते हैं, चलो कैसे होता है। चूंकि प्रकृति ने कभी रसायन का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए ये बहुत लॉजिकल है, बहुत तार्किक है कि हमें भी गैर रसायन में कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। तो जंगल में जो मिट्टी बनती है 500 से 750 साल में, क्या मैं उसे कम से कम समय में बना सकता हूँ, इसका प्रयोग किया प्रयोग परिवार में। दीपक भाई उनके पहले शिष्य जिन्होंने वो करके दिखा दिया। उन्होंने जो भी मॉडल बनाया वो सब कुछ दीपक भाई ने सबसे पहले करने वाले व्यक्ति हुए हैं भारत में। तो इस तरह से उनका एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना। हम लोग वो टीम बने कि हम लोग शुरू में जब उनके पास लोग कंफ्यूज होकर चले जाते थे तो हम बोलते नहीं, बताइए कुछ ना कुछ तो निकलेगा रास्ता। तो हम लोग सबने साथ में करना शुरू किया, तो हमने सीखा, बहुत बहुत जबरदस्त सीख है। अभी आपको एक एक फिल्म जब दिखाऊंगा कल परसों, जब भी हमें समय मिले एक एक करके, आपको समझ में आएगा कि ये कैसी बात होती है। उन्होंने यहाँ तक कैलकुलेशन किया है मैथमेटिकली, गणित के हिसाब से,
कि किसी भी पेड़ की जो घटा होती है, मतलब घटा यानी जो कैनोपी होती है, पत्तियों की जो ऊपर घटा होती है, वो जितने स्क्वायर फीट होती है, वो स्क्वायर फीट हमारे देश की, जहाँ पे धूप बहुत ज्यादा पड़ती है, तो अमृत कृषि पूरा का पूरा विज्ञान जो है, अंग्रेजी में इसको नेचुइको कहते हैं। नेचुइको यानी अंग्रेजी में एक लाइन बनती है, समथिंग विच इज कंसिस्टेंट विद नेचर एंड इकोलॉजी, यानी कि प्रकृति और पारिस्थितिकी के साथ जो सतत तौर पे चले, वह है विज्ञान, अमृत कृषि विज्ञान। सरल है, सरल और सहज कर दिया। दूसरा कैलकुलेशन क्या दिया हम लोगों को सबको, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन दिया कि जो घटा है, मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक पहले उदाहरण सबसे पूछता हूं कि क्या आपने आज तक कोई भी नारियल का पेड़ देखा है जिसमें प्रति वर्ष पिछले 35-40 वर्षों से 430 से 450 के आसपास हर वर्ष नारियल आता हो? हाँ ना में जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं। आपने सच में ऐसा वृक्ष देखा है नारियल का? एक नहीं, ऐसे 20 से ज्यादा वृक्ष हैं। और पिछले 40 वर्षों से उमरगांव नाम की जगह है, भास्कर सावे भाई जो भारत के सबसे जाने माने ऑर्गेनिक फार्मर रहे, 97 वर्ष की उम्र में भी सीधे चलते थे। आज से 7 साल पहले उनका देहावसान हुआ। उनके खेत में आज भी जाएंगे तो उनके बेटे हैं सुरेश भाई सावे, यहाँ है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उनके यहाँ जाएंगे तो आपको 20 से ज्यादा पेड़ मिलेंगे 20 एकड़ पर, जो पिछले 40 वर्षों से हर साल 430 से ज्यादा फल दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये चमत्कार नहीं है, एक वर्ष की बात नहीं है, ये विज्ञान है। तो क्या हम इसे सीख सकते हैं? ऐसे सरल बातों में बातें निकली। तो उन्होंने कहा ये पूरी ताकत जो आती है, ये मिट्टी की ताकत से आती है। मिट्टी के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि उसके जो फल बनाने की जड़ें हैं और जो उसकी जो ताकत है वो बढ़े। तो कैसे बढ़ेगी? तो ऊपर जो कैनोपी है, तो उदाहरण देता हूं आपको छोटा सा, समझेंगे इसको, थोड़ा समझ के चलेंगे, चाहे तो लिख सकते हैं, मैं बार बार इसको फिर से भी रिपीट कर सकता हूँ। एक नारियल का पेड़ होता है, उसमें स्वस्थ पेड़ में, स्वस्थ पेड़ क्या है उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। स्वस्थ पेड़ में 15 पत्तियां हमेशा होनी चाहिए, नंबर 1। और हर पत्ती 20/5 की होनी चाहिए। औसत में हर पत्ती का क्षेत्रफल जो है वो 100 वर्ग फुट का होना चाहिए। तो 1500 वर्ग फुट का हो गया। प्रति वर्ग फुट हमारे जैसे देश में, जहां साल में 365 में से 320 दिन अच्छी धूप होती है और बारिशों में भी तगड़ी धूप मिल जाती है, वहां पे प्रत्येक स्क्वायर फीट रोज 3 ग्राम प्रति वर्ग फीट के हिसाब से ड्राई बायोमास बनाएगा। ये स्वस्थ पेड़ की निशानी बनना चाहिए। पहला ग्राम प्रति वर्ग फुट का अपने रख रखाव के लिए, दूसरा अपने ग्रोथ के लिए, अपने आप को, जो हमारे जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में हम खाना डालते हैं, तो खाना 3 तरीके से या 4 तरीके से इस्तेमाल होता है ना हमारे अंदर। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें ऊर्जा लग रही है, तो मैं जो श्वास ले रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ और जो खाना खा रहा हूँ, ये जो 3-4 शक्ति मुझे मिली, इसका पहला इस्तेमाल कहाँ हुआ? ये मेरे डेली के फंक्शंस में। तो वृक्ष का भी एक फंक्शन है, डेली का फंक्शन है ना, उसके लिए कुछ एनर्जी लगी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? पहले ग्राम प्रति वर्ग फुट में पहला ग्राम जो बनाया ड्राई बायोमास, वो ग्राम गया उसके डेली के फंक्शंस में। दूसरा गया मेटाबॉलिज्म में, मतलब जब ऐसे हम सोते हैं लेकिन हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सिस्टम काम करते हैं, वृक्ष भी सोते हैं, उनके अंदर भी सिस्टम्स काम करते हैं, जायज है। जब हम बच्चे होते हैं तो हम ज्यादा खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि चौथा फंक्शन होता है ग्रोथ फंक्शन। वृक्ष का भी ग्रोथ फंक्शन होता है, तो वृक्ष का भी, तो तीसरा ग्राम वृक्ष चूंकि ग्रो कर चुका है, बड़ा हो चुका है, तो तीसरा ग्राम जो है प्रति वर्ग फीट का, वो फल के रूप में आना चाहिए। तो आप गिनती कर लीजिए, रोज का 1500 स्क्वायर फीट का 1 ग्राम, मतलब 1500 ग्राम प्रतिदिन का 300 से गुणा कर लीजिए। अगर बहुत ज्यादा धूप वाला इलाका है, समुद्री तटीय इलाका है, तो गुणा कर लीजिए 1500 गुणा 3 यानी 4500 ग्राम, यानी कि 4.5 किलो। उसके आगे शून्य लगाया, 445 किलो और एक शून्य लगाया, 450 किलो। 450 किलो यानी एक अच्छा तगड़ा नारियल कितने किलो का होता है? औसत में अगर 1 किलो पकड़ ले या थोड़ा सा ऊपर नीचे कर ले, तो 430 से 450 किलो नारियल तो मैथमेटिकली, गणित के तौर पे, तर्क के तौर पे बताया कि मिलना चाहिए। अब तर्क तो सही दिख रहा है, कहाँ होता है? जगह खोज ली, कुछ महीनों में दिख गया कि होता है। तो क्या ये चीज हर चीज पे काम करती है? बिल्कुल हर चीज पे काम करती है। किन परिस्थितियों में ये चीज काम करती है? उनकी जड़ें बहुत अच्छी हों, तो हम लोग अमृत कृषि में जड़ें अच्छी कैसे, उसके बारे में बात करेंगे। और उनकी पत्तियां, जड़ों की वजह से उनकी जो घटा है, मतलब पेड़ अगर ऐसा है, पेड़ ऐसे ही होता है ना, ऐसा पेड़ होता है, तो अगर मैं, ये घटा है यहाँ तक, इसके ठीक नीचे से पेड़ के चारों तरफ एक वृत्त बना लूं, एक सर्कल बना लूं, और उस सर्कल में खड़ा होकर के तने की तरफ 9 इंच गहरा या 10 इंच गहरा और 9 इंच चौड़ा गड्ढा खोदना शुरू करूं, एक नाली खोदनी शुरू की। ये तना है, तो यहां से लेकर यहां तक खोदूं। अगर ठीक इस घटा के किनारे के नीचे पतली बारीक जड़ें मिल रही हैं चारों तरफ वृत्त में,
तब तो वृक्ष स्वस्थ है, वो वृक्ष पूरा खाना बना पाएगा। वो अगर नारियल का वृक्ष है तो 1500 ग्राम आपको फल के रूप में साल के अंत में 450 नारियल दे के रखेगा। यही चीज, यही एक छोटी सी बात है ना, कितनी अच्छी से सरल बातें समझा दी उन्होंने। तो ये बहुत अद्भुत चीज है, बहुत मजेदार चीज है। मतलब विज्ञान में मजा लेके करेंगे तो सीखने में और करने में भी मजा आएगा। सुमित भाई साहब से अगर हैं तो हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ कि 3 दिन से वो बार बार मैसेज कर रहे हैं, मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे साथियों के साथ बात होती है, प्लस हम लोग अपने जो काम दिन भर के चलते हैं वो रात को 8:30-9 बजे तक ये सब चलता रहता है। तो हम लोग क्योंकि प्रशिक्षण भी देते हैं, अपने हमारे साथी हैं बड़ी मात्रा में जमीन पे जो काम करते हैं, उनके पास भी तकनीकी समस्याएं आती हैं कभी कभी, तो उनका चलता रहता है। तो आजकल में हम लोग जरूर बात करेंगे। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको उदाहरण दिया ताकि आप समझ सके कि कितनी जबरदस्त। और अभी जो बन्ने भाई ने बोला, जो उन्होंने भी करके देखा है, वो मुझे कल बड़ा मजा आया, क्योंकि मैं और बन्ने भाई, इसका मतलब हम मिले हुए हैं करीबन 10 साल पहले। मैं इनके इलाके में जिला आगर में मध्य प्रदेश में काम करता था, काफी सालों तक वहां जाता रहा, तो वहां पे हम लोग मिले हैं। सुसनेर में वो रहते हैं और कल लंबी बात हुई। तो मिट्टी में जब इतनी ताकत हो जाती है कि वो आपको इस तरह करते, तो मिट्टी की ताकत आपको मिलती है। अब आप ध्यान से सोचिए कि हमारे शरीर में जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कब होती है? जब हमारा ऊर्जा का स्तर उच्च स्तरीय होता है, जब हम अच्छा खाते हैं, सात्विक खाते हैं, अच्छी संगति में रहते हैं, और तो हम लोगों का स्वास्थ्य भी, हमारा मन भी प्रभावित नहीं होता किसी गलत दृष्टि, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा चलता है। आज आधुनिक विज्ञान भी ये कह रहा है कि शरीर के ज्यादा से ज्यादा रोग जो है खाने में कुछ होता होगा, लेकिन मन में जो अवसाद है, लोगों के मन में जो त्रास है, मन में जो शांति नहीं है, तनाव है, उसकी वजह से बहुत सारे भौतिक रोग होते हैं। यही चीज पेड़ों के ऊपर भी लागू होती है, वृक्षों के ऊपर, पौधों के ऊपर भी लागू होती है। ये विज्ञान है, अद्भुत विज्ञान है, 50 वर्षों से भारत में है। कई दफे बहुत हैरानी होती है कि जिस महाराष्ट्र राज्य में ये हुआ, वहां पे लोग इसको नहीं, हम लोग बाहर से जाते थे सीखने के लिए, और सीखा, प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया, लोगों को सिखाया, बहुत सारे लोगों को सिखाया। और अगर आप भारत में प्राकृतिक विज्ञान में बहुत सारे लोगों से बात करें तो अमृत कृषि के बारे में बहुत सारे लोग अमृत कृषि के नाम पे नहीं जानते हो, तो नेचुको के नाम पे जानते होंगे, दीपक सुचदेव जी के नाम पे जानते होंगे, या फिर, और हमारा बड़ा सौभाग्य आज भी दीपक भाई के बहुत सारे मित्र जो 80 वर्ष के, 82 वर्ष के हैं, अभी भी जीवित हैं भारत में, अलग अलग विधाओं में। धीरे धीरे उनके साथ भी जुड़ेंगे और बात करेंगे। तो मिट्टी में इतनी ताकत हो जाती है कि वो मिट्टी से फिर पौधे में इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है कि कीटनाशक, कीट प्रतिरोधक, पेस्टिसाइड, इन्फेक्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक क्षण आ जाता है, कुछ महीनों में आ जाता है। अगर हम पूरा अभ्यास करते हैं तो वो क्षण जल्दी आ जाता है, हम पूरा अभ्यास नहीं करके थोड़ा थोड़ा करके करते हैं तो थोड़ा देर में आता है। लेकिन एक झटके में आप सोचे कि मैं पूरी तरह से रसायन था, पूरी तरह से रसायन मुक्त हो जाऊं, तो एक झटके में नहीं, तो धीरे धीरे निकलना पड़ता है। पहले हमको मिट्टी की क्षमता बढ़ा दी, धीरे धीरे, ज्यादा समय नहीं है तो अमृत जल से बार बार सिंचाई करते रहे, ड्रिप से या हाथ से, तो मिट्टी की क्षमता बढ़ती जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाएगी। बढ़ के देखेंगे कि आपको धीरे धीरे रसायन मुक्त हो गए, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना बंद हुआ धीरे धीरे, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद। फिर देखेंगे वो थोड़ी सी क्षमता और अच्छी बढ़ गई, तो कीट उतने ही आएंगे जो उन बीजों को नहीं होने देंगे। मैंने कल कहा था, आज फिर से कह रहा हूं, प्रकृति ने, माँ प्रकृति ने व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि वो जो कीड़े आते हैं वो उन फसलों को खाते, कि उन बीजों को खाते हैं जिनको माँ प्रकृति कमजोर समझती है, दोबारा पृथ्वी पर नहीं आने चाहिए। जंगल में भी ऐसा ही होता है। तो अंग्रेजी में कहते हैं कि एमुलेटिंग नेचर या मिमिकिंग नेचर, प्रकृति माँ की मिमिक्री करेंगे, उनको पालन करेंगे, तो हम बहुत बड़े पैमाने पर इस काम को आगे ले सकते हैं। एक बार का काम है पहले 6 महीने में मिट्टी बनाने का, उसको थोड़ा थोड़ा दही के जामुन की तरह रूट्स पे, जड़ों पे उपचार करते करते चलते हैं, तो धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती 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 आपका खेत उस स्तर पे आ जाता है कि 1/4 एकड़ से, महाराष्ट्र में 40 गुंठा का एकड़ मानते हैं, तो 10 गुंठे से एक प्रोफेसर की जिंदगी कृषक समुदाय जी सकता है। ये व्यक्तिगत तौर पे, व्यवहारिक तौर पे करके दिखाया। 2 बार दीपक भाई ने अपने जीवन में करके अलग अलग जगह पे दिखाया। एक ग्राम बजवाड़ा, जिला देवास, हरदा स्टेशन से 25 किलोमीटर की दूरी पे, आज भी जाके देख सकते हैं। उनके बेटा बहू वहां पे काम कर रहे हैं। वहां आधा एकड़ से, मैंने आपको परसों सोमवार को बताया था, अमृत कृषि मैं क्यों आकृष्ट हुआ, सब कुछ छोड़ के इसके पीछे क्यों लगना, क्योंकि हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे समाज की समस्या है। मैं भी समस्या क्या होती है, हम हर चीज करके देखना चाहते हैं। वो जूते पे जब तक चटनी नहीं गिराई जाएगी तब तक पता नहीं चलेगी हम क्या बेवकूफियां करते हैं। तो 15 लोग कैसे खाते हैं, कैसे होता है, तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि वो एक एक, मैंने बताया भी था ना कि
एक छोटा एक पौधे को रिप्लेस नहीं करते, वही पौधे आगे चलते रहते हैं, उसी से बीज बनता रहता है, उसी से काम चलता रहता है। और एक साल में एक पौधे पे इतना ज्यादा हो जाता है कि हमको बहुत ज्यादा पौधे लगाने की, बहुत ज्यादा एरिया क्षेत्रफल कवर करने की जरूरत नहीं पड़ती। कम क्षेत्रफल में कम पौधों में ही बहुत ज्यादा उपज आ जाती है और बहुत स्वस्थ उपज आती है। तो इसकी वजह से सब लोग खा लेते हैं। तो मैं तो वहां जाके एक एक महीना उनके खेत पे रहा उनके साथ में, और रोज का किलो में तौल के देखना, और पूरा रजिस्टर है उनके यहाँ। मेरी जो उम्मीद है कि उनके बेटे ने अभी भी सारे रजिस्टर बचा के रखे होंगे, उनका खुद का लिखते थे, आज इतना, ये इतना निकला, ये इतना निकला, ये इतना निकला। उनको जोड़ के देखेंगे तो आराम से 15 लोग रोज का, 15 लोग के बाद भी बच जाता था कई दफे, तो इतने पपीते हो जाते थे कि। तो जो होता है उसको ही आत्मसात करें, क्योंकि वो सीजनल होता है, सीजनल वैरायटी खाने को मिलती है, बहुत ज्यादा बहुतायत में वैरायटी, विविधता में खाने को मिलता है। तो बस यहीं पर रुकता हूँ, आगे अगला प्रश्न लेते हैं। आशीष जी, आपके लिए भी कल या परसों में एक मॉडल अच्छा आएगा जी। जी धन्यवाद आदरणीय सबर भाई साहब, और इन बने सिंह भाई साहब ने सवाल किया, आपके साथ बात हो गई। और आगे मैं आदरणीय शरद वर्मा जी मध्य प्रदेश से है, उनको सादर आमंत्रित करती हूँ, वो अपने परिचय के साथ आज के हमारे मुख्य अतिथि के साथ संवाद करें। जी आदरणीय शरद भैया, मेरी आवाज आ रही है? शरद भैया आप तक आ रही है मेरी? शरद भैया शायद, दीदी शरद भैया लेफ्ट हो गए शायद। चलिए ठीक है, और शरद भैया सदन तक को, मेरी आवाज और नहीं जा रही। शरद आगे सदन को मेरा, शरद उनके दिल्ली में है, शरद जी उनके दिल्ली में है, एक मीटिंग है अपनी कृषि की, ओके तो हर ठीक है जगह से पंडित भैया। आगे मैं जी। भुवनेश्वर राय जी झारखंड से है, बहुत अच्छे कृषक वैज्ञानिक है, उनको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। भुवनेश्वर राय जी झारखंड से। दीदी मैं 1 मिनट एक शब्द लेना चाहूंगा। जैसे अमृत कृषि की जो बात हो रही है, वो अमृत कृषि की दीपक भाई की जो पुस्तक है, वो सत्याची प्रेस का पुस्तक है, अमृत कृषि विज्ञान के नाम से, वो नेट पर उपलब्ध है। कोई भी आदमी बोलेगा सत्य ये अमृत कृषि विज्ञान, तो नेट पर सभी लोग उसको पढ़े। अन्यथा अगर वो उसकी पुस्तक भी निकाल सकते हैं आप कंप्यूटर पे, और पुस्तक बना के भी उसका अध्ययन कर सकते हैं। सभी सदन के सभी भाई बहनों से मेरा यही निवेदन है जी। बहुत सुंदर बने सिंह भाई साहब आपने बताई। और आदरणीय, हाँ जी धन्यवाद आदरणीय बहन। आज कई दिनों से हमारे मुख्य अतिथि संदीप जी और उनके विभाग के लोगों ने काफी कुछ हम लोगों को जानकारी दी। और देखिए, हम लोग 3-4 दिन से जो बातें सुन रहे हैं, लग रहा है कि कितनी अच्छी बात है और इसको कैसे बड़े आराम से किया जा सकता है। लेकिन बस यही अफसोस है कि धरातल पर जो है अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं और उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मुख्य रूप से जो मुख्य बातें हैं वो यही है कि ज्यों ही हम आगे किसी काम को लेकर बढ़ते हैं, फिर उसके बारे में जब कहीं सुनते हैं, जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसको अपने फील्ड में ले जाते हैं और करते हैं, जो दिक्कतें आती हैं, फिर जब दूसरे से पूछते हैं, कहीं जा करके देखते हैं, तो फिर वो चीजें अपने आप आगे सतत प्रक्रिया है और आगे होता चला जाता है। कितना आसानी से हम लोग बार बार ये इस मीटिंग में बात आती है कि ये कीड़े, ये बीमारियां, और ये प्राकृतिक खेती में, जैसा कि आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया भी, और हम सब लोग करीब करीब थोड़ा सा अनुभव कर भी रहे हैं कि अगर जो ही हमारी मिट्टी कंप्लीट स्वस्थ हो जाती है, अब सोच लीजिए कि आपने बताया कि 8 से भी ऊपर ऑर्गेनिक कार्बन चला जाता है, जबकि यहाँ पॉइंट में लोगों का, खेतों का ऑर्गेनिक कार्बन है। अब आप सोच सकते हैं कि जहाँ इतना कम ऑर्गेनिक कार्बन है, तो फिर कीड़े मकोड़े और बीमारियां क्यों नहीं अटैक करेंगी, और जहाँ इतना स्ट्रांग मिट्टी हो जाएगा तो अपने आप ये चीजें हैं। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि डॉक्टर साहब का अनुभव, जितना भी बात है, ज्यादा से ज्यादा हम ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल तो बहुत है, सवाल की कमी नहीं है, लेकिन मैं बस इतना ही चाहूंगा कि डॉक्टर साहब के मुख से अधिक शब्द, मैं आज 3-4 दिन से भले ही थोड़ा सा उसमें लेट जुड़ पा रहा हूं, लेकिन जो ही 7 से पहले ही जुड़ जाता हूं, केवल आप लोगों की बात सुनने के लिए, और एक एक शब्द मैं लिखता हूं, बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट होकर के उसको देखता हूं, समझता हूं, क्योंकि हम लोग भी इसी से जुड़े हुए हैं
और आगे चल करके प्राकृतिक खेती को कैसे वास्तव में धरातल पर लाया जा सके। मैंने सोचने में लगता है कि जो डाउन डिस्ट्रिक्ट है बिल्कुल प्राकृतिक खेती है। अब आप वहां जाएंगे तो कैसा अनुभव करेंगे जब आप किसी केमिकल वाले फील्ड में जाते हैं, रोड से गुजरते हैं तो केवल वहां पेस्टिसाइड का गंध दिखाई देता है, और फिर जब वहां आप जाएंगे तो किस तरह का अनुभव करेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो इस तरह से अपना देश को आगे बढ़ाना है, अपने स्वास्थ्य को आगे बढ़ाना है, और फिर मैं ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय भोजराज जी, क्योंकि हमें संदीप भाई से बहुत कुछ सुनना है और वो बहुत कुछ ज्ञान भी प्राप्त करना है सबको। मगर क्या है, सदन में आज हम चौथा दिन है हमारा, मगर हमारे भी मन में विचार आते हैं, जैसे कि सब बोल रहे थे कि हमें संदीप भाई से बात करनी है, मोबाइल नंबर चाहिए। तो कल परसों 2 दिन मुझे लगता है संदीप भाई को सबके फ़ोन आ गए हैं, है ना? तो फिर क्या है, मन में क्या उठ रहा है? मन में तो बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, इसीलिए आज खुला सदन रख दिया है कि आज हम सवाल ही करें, मन में क्या उठ रहा है, क्या करना चाहते हैं? जी। आदरणीय डॉक्टर कुशेर दुबे जी महाराष्ट्र से हैं, उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। जी। धन्यवाद बहन जी। 3 दिन से बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। संदीप जी ने बहुत अच्छी पहल की है और उनकी टीम ने जो जिले-जिले में कैसे घूमना, क्या घूमना, किस तरह से प्रयोग करना आदि सब बताया है, वो निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। लेकिन इसी के साथ-साथ मेरे मन में सर कुछ सवाल है। वो मैं क्रिटिसिज्म के तौर पर नहीं रखता, लेकिन एक हम सबको सोचने के लिए मजबूर मेरे मन में जो हमेशा होते हैं, उसी को सदन से समझने के लिए और आपसे भी समझने के लिए रख रहा हूं। जिन प्रयोग परिवार की आपने बात की थी, प्रयोग परिवार के मुखिया के माध्यम से मुझे ये सब बातें सुनने का अवसर 87-88 में मिला, दाभोलकर जी के माध्यम से। वर्धा में मगन संग्रहालय में मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में मुझे बुलाया था, तो करीबन 3 दिन शिविर हुआ था, मैं उसमें शरीक था। तो डायरेक्टली उनसे बातें सुनी, एका काड़ा की क्रांति करके उनकी जो किताब थी वो भी दिया था और उनके माध्यम से उन्होंने बताया था। उससे प्रेरणा लेके कुछ लोगों ने अपना अपना काम चालू कर दिया वर्धा जिले में। वहां पे करीबन नहीं भी बोलो तो 100-200 जो नैसर्गिक फार्मिंग पे काम करने वाले किसान है वो भी है। अलग अलग ग्रुप से, एक बजाज फाउंडेशन करके ग्रुप है, उसके माध्यम से जुड़े हुए हैं। एक सेवाग्राम अस्पताल का ग्रुप है, उसके माध्यम से जुड़े हुए हैं। एक चेतना विकास का ग्रुप है, उसके माध्यम से जुड़े हुए हैं। जो 2-3 जो बड़े ग्रुप है उनके माध्यम से जुड़े हुए हैं। अब 88-90 के शतक से लेकर आज हम 30 साल का यदि ब्यौरा लेते हैं, तो 30 साल के ब्यौरे में जो 2-3 ग्रुप बोले, ये ग्रुप करीबन 10-15 सालों से ये सब काम कर रहे हैं और उनसे काफी सारे किसान जुड़े हुए हैं जो नेचुरल फार्मिंग में काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ, क्या खोया, क्या पाया, ये जो विज्ञान की परिभाषा हमें देखते हैं कि मेरिट्स डिमेरिट्स क्या हुए हैं। स्थिति ऐसी है कि जिन्होंने प्रयोग किए हैं वह भी 1 एकड़ के 1 या 2 एकड़ से आगे इस प्रयोग में अपने जमीन को अपनाने में आज भी उतना धाड़स नहीं बता रहे। उतने जो है, कुछ लोगों ने उसमें से प्रयोग छोड़ दिए हैं। वो पारंपरिक, क्योंकि पिताजी चले गए, बेटे के हाथ में खेती आ गई, तो बेटे ने वो उन नेचुरल फार्मिंग के तरीकों को छोड़ दिया और उसको इजी जो लगा, वो इजी जो अपना रेगुलर फार्मिंग है उसके माध्यम से काम करने लगा। तीसरा कि जो भी संख्या कुल मिलाकर समझो 500,000 किसान भी होंगे समझो वर्धा जिले में, वर्धा और यवतमाल जिले की बात कर रहा है जहाँ पे ये दोनों तीनों संगठन काम करते हैं। यह संख्या इतने वर्षों के बाद में भी क्यों नहीं बढ़ रही? मतलब इसका जो अच्छा प्रयोग है, जैसा आपके क्षेत्र में आपने किया है, जिले में किया है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं हो रहा? मल्टीप्लिकेशन होने में क्या मजबूरियां आ रही है, ये एक सवाल आता है। दूसरा कि जैसा आपके जिले जैसा अगर जहाँ पे दूसरा जिला अगर बनाना है, जिसको अपन रोल मॉडल, आपका जिला बन गया, आपका काम बन गया, यह रोल मॉडल के तरीके से यदि उसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते समय जैसा आपने कल परसों के भाषण में बताया था कि सरकारी मदद उनको 12,000 मिलती है और उनको सॉइल और ये सब करती है, तो दूसरे जिले में ऐसा अगर रोल मॉडल बनाना है तो सरकारी मदद किस तरह से होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उसके प्रावधान क्या होने चाहिए, ये दूसरा बिंदु है। और तीसरा बिंदु ऐसा है
कि आमतौर पर हिंदुस्तानी किसान जो है मेहनत बहुत बड़ी करता है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद दो प्रकार के संकट उसके पास में है। एक तो है आसमानी संकट और दूसरा सुल्तानी संकट, महाराष्ट्र की परिभाषा में जो बोला जाता है। आसमानी मतलब कभी भी बारिश कम होना, ज्यादा होना, अनचाहे आ जाना, इससे फसल खराब हो जाती है। और दूसरा कि उत्पादन बढ़ने से किसान का इनकम बढ़ता है। यह जो समीकरण जिसको बोलते हैं अपन, वो समीकरण फेल हो गया है। उत्पादन बढ़ने के बाद भी किसान का इनकम नहीं बढ़ता, किसान घाटे में जाता है क्योंकि मार्केटिंग की प्राइस कम हो जाती है। तो इसलिए किसान के जेब में कुछ भी नहीं बचता, चाहे वो रेगुलर फार्मिंग के माध्यम से करे या अपने नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से करे, ये होता नहीं है। तो ये जो तीन बड़े सवाल है, इसके बारे में आपका मार्गदर्शन मैं चाहता हूं और सदन भी चाहेगा। धन्यवाद। रंजना बहन, एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि तीनों बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, अच्छे, और तुरंत अगर इस पे बात कर ले तो फिर अगला क्वेश्चन बाद में थोड़ा सा लेते हैं इसके बारे में। तीन बातें। माननीय किशोर भाई ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही फोकस, मतलब ऐसा लग रहा था मेरा मन आप पढ़ रहे हैं और आप मेरी मन में जो चल रहा है वो आप बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा था सच में। बिल्कुल यही प्रश्न है, यक्ष प्रश्न मानता हूँ इनको मैं। पहली बात जो आपने बोली कि वो जिन्होंने किया वो वहां से आगे क्यों नहीं बढ़ सके, तो ये प्रश्न जो है, और आपने खुद जवाब भी दिया कि उनकी अगली जनरेशन फिर से मूल उस सब को छोड़ के मेहनत ज्यादा है, तो चलो हम जो कन्वेंशनल है, जो नॉर्मल चल रहा है, ये दवाई खरीद लो। अगर आपने देखा तो 40 सालों में कृषि समुदाय में पहले सब श्रमेव करने की, जो स्वावलंबी होने की जो प्रवृत्ति थी, वो बहुत कम हो चुकी है। मतलब मैं अक्सर गांव की मीटिंग में पूछता हूँ, अच्छे पके हुए गोबर की खाद कैसे चुने। मतलब मान लीजिए मैं मदद करने के लिए गया और मैं बोल रहा हूँ कि सबने मिलकर अपनी अपनी अच्छी गोबर की खाद बनाई, कब अप्लाई करना है, बायो कंपोस्ट जो कहते हैं, गोबर की अच्छी बायो कंपोस्ट कैसे चुने। बहुत सामान्य सी बात है कि उसके कुछ लक्षण होने चाहिए, तो आजकल कोई बोल नहीं पाता। 10-1 साल पहले 3-4 चीजें बताते थे, 15 साल पहले तो पूरी बात बताते थे। बहुत सिंपल सी बात है। उदाहरण इसलिए देता हूँ क्योंकि उदाहरणों से मजा आता है, समझ में आ जाती है बात जल्दी से। तो क्या लक्षण है? पहला तो कहीं पे गोबर की खाद पड़ी हुई है तो गड्ढे के अंदर वाली खाद अच्छी कि गड्ढे के बाहर वाली, जमीन के ऊपर वाली खाद अच्छी? पहला सामान्य प्रश्न। एरोबिक और अनारोबिक बोलते हैं इसको, हम लोग सब लोग जानते हैं, आप सभी लोग भी जानते होंगे। मैं सामान्य जो मेरे अनुभव हुए लाइफ में, जीवन में, उसको बारे में बात कर रहा हूँ। तो अनारोबिक यानी गड्ढे के अंदर वाली खाद दूसरे दर्जे की मानी जाएगी। मिट्टी के ऊपर, सतह के ऊपर जो बनाई हुई गोबर की खाद है वो अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो पूरा जो उसका सत्व है हवा से लेती है। एरोबिक खाद को हमेशा अच्छा माना जाता है। क्यों, बाद में विस्तृत में चर्चा करें, पर इतना पहला लक्षण। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, उसके अंदर आप टर्ट खोला, हाथ अंदर तक डाल दिया, 2 फीट अंदर डाला, अंदर सूखा हुआ ठंडा ठंडा लगना चाहिए, सूखा ठंडा ठंडा लगना चाहिए। बाहर का टेम्परेचर 36 डिग्री 40 डिग्री है तो अंदर कम से कम 30 डिग्री होना चाहिए। 10 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर उसके अंदर कम होना चाहिए। ठंडक क्योंकि खाद को देनी है जमीन को, और वो खुद ही गर्म होगी तो ठंडक नहीं दे पाएगी। दूसरी, ठंडक देने वाली होनी चाहिए। तीसरा, अंदर सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। गीला है तो अभी भी पूरी तरह से पकी नहीं है। अब गीला जो है वो, उसके अंदर अभी भी बहुत सारे जीवाणुओं का जन्म होना बचा है और बहुत सारा कुछ ह्यूमस बनना बचा है उसका, जो उसके मिट्टी को उम्दा करके उसके अंदर मिट्टी को पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ाएगी, वो नहीं हुई है, इसलिए सूखा होना चाहिए। तीसरा, दूसरा होना चाहिए ठंडक होनी चाहिए। तीसरा, गीली नहीं होनी चाहिए, सूखा होना चाहिए। चौथा, उसमें से हमने मुट्ठी भर के ऐसे बाहर निकाल ली और उसको सूंघा तो खुशबूदार होनी चाहिए, बढ़िया मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू जैसी खुशबू आनी चाहिए, बदबू नहीं होनी चाहिए, है ना। चौथा हो गया। पांचवा, उसको मैंने ऐसे ऐसे करके ऐसे थोड़ा सा गोला बनाया, तो नरम सा गोला बना, उसको जमीन से 2 फुट ऊपर से नीचे छोड़ा तो फिर से बुरबुरा के टूट जाना चाहिए, ऐसे पकड़ के नहीं रखना चाहिए। पांचवा। छठवां, उसको अगर मैं नीचे जैसे सीमेंट घोलते हैं तो सीमेंट घोलने वाले क्या करते हैं, ऐसा छोटा सा टांकी जैसी बना लेते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं, फिर उसको घोलते हैं। तो इसको ऐसे टांकी बना ली इस गोबर की खाद की मैंने, और उसके अंदर पानी भर दिया। तो अगर ये 1 लीटर नहीं, 1 लीटर की बोतल, प्लास्टिक की बोतल आजकल हर जगह मिल जाती है, तो 1 लीटर में जितनी भी खाद भरी, 1 लीटर का मैंने अगर वो टांका छोटा सा बना लिया जमीन पे और उसके अंदर पानी भरना शुरू किया, तो 1 लीटर ये सूखी हुई गोबर की खाद कम से कम 1-1.25 लीटर तक पानी को अगर अपने अंदर सोख लेती है, तब जाके गीली बनती है। तो ये 6 लक्षण कितने सामान्य से लक्षण है, बचपन से हम लोग देखते आए हैं। इसके लिए मुझे कृषि विज्ञान, मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं कृषि विज्ञान नहीं पढ़ने गया, पर कभी कभी जब वहां पे जाता हूँ विश्वविद्यालय में बात करने के लिए और वहां पे सबकी
मतलब सबकी क्षमताएं देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, तो कभी कभी खुशी भी होती है कि अच्छा हुआ भगवान ने डिग्री नहीं दी लेकिन ज्ञान दे दिया। दोनों बातें सच है, डिग्री मिलते तो भी अच्छा रहता क्योंकि काम वही कर रहा हूँ 31 सालों से, लेकिन ये जो ज्ञान मिला ये भी अच्छा है, दोनों बातें। तो डिग्री वाले ऐसा मन में महसूस ना करे कि मैं किसी को कोई कटाक्ष कर रहा हूँ, कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं आज की स्थिति बता रहा हूँ कि कहाँ पहुंच गए हम लोग। एक गांव में अच्छी पकी हुई गोबर की खाद अगर उसको बोला जा रहा है कि भैया 2.5 से 3 टन प्रति वर्ष के हिसाब से डालना शुरू करो प्रति एकड़ पर, यानी 7 टन पर हेक्टेयर पर डालोगे तो तीसरे चौथे साल में तुम्हारा सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन थोड़ा बढ़ जाएगा। उसको ये नहीं पता भाई को या बहन को कि ये अच्छी पकी हुई गोबर की खाद का मतलब क्या होता है। मैंने आपको सिंपल भाषा में 5 मिनट में 6 लक्षण बता दिए। तो विज्ञान अगर इस तरीके से सहज भाव से मनुष्य को कृषि समुदाय को मदद नहीं कर पा रहा है तो उसका क्या औचित्य है, उसका क्या मतलब निकलता है। तो पहला सवाल का जवाब सर आपको किशोर भाई यही मैं कहूंगा कि सामान्य करके सहज करके देने से शायद हमसे कहीं चूक हो गई है। मैं मानता हूं मेरी जिम्मेदारी है, मतलब हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कहीं पे सारी चीजों को सहज सरल तरीके से पासिंग ऑन जो हमारा होता है, हमारे जो आने वाली पीढ़ी को मिलना चाहिए सरल भाषा से, सब कुछ सरल सरल तरीके से हो जाता तो शायद ये एक एक एकड़ बना करके बढ़ा करके सोच पाते थे। लेकिन अच्छी खुशी की बात यह कि सुमित भाई जैसे लोग भी हमारे साथ बैठे हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है लेकिन 55 एकड़ जमीन खरीद के, जो भी एकड़ जमीन कटनी में खरीद के उस पर खेती करने जा रहे हैं। मेरे को हर रोज आजकल सॉफ्टवेयर के बहुत से इंजीनियर्स मिलते हैं जो 10-10 साल विदेशों में रह के आए हैं, वो कहते हैं हम सब कुछ छोड़ के अपने गांव में अपनी कृषि करने जाना चाहते हैं, बताइए कैसे करना है। ये बहुत अद्भुत विषय है, बहुत मजेदार विषय है। तो ये मत सोचिएगा, मन में दुखी मत होइएगा कोई भी साथी हमारा यहाँ पे कि ये जा रहा है हाथ से, कुछ भी हाथ से नहीं जा रहा है। बहुत नए किस्म का कृषि समुदाय बन रहा है जो दोनों विज्ञान को समझता है, उनको ये बातें समझ में आती हैं जो हम बात कर रहे हैं। तो ये बढ़ भी रहा है, एक तरफ कम नहीं हो रहा है। प्रयोग परिवार के नाम से ही पतंजलि परिवार के नाम से बढ़ रहा है। अगर देखेंगे तो पतंजलि परिवार है, उसी तरह का आर्ट ऑफ लिविंग परिवार में मैंने देखा है, उसी तरह का मैंने ईशा फाउंडेशन परिवार भी देखा है जो सेव द सॉइल पे काम करता है। तो परिवारों की संख्या भी आध्यात्मिक स्तर पे देखेंगे तो करोड़ों लोग जुड़ गए हैं, करोड़ों नए किस्म के किसान जुड़ गए हैं जिनको देखना भी बहुत मजा आता है और बहुत उनके साथ काम करने में बहुत अद्भुत मिलता है। वो फिर नए सॉल्यूशन भी लेके आते हैं, डिजिटल सॉल्यूशन भी लेकर के आ रहे हैं जिसकी भी जरूरत भी पड़ती है कई दफे। एक पहला प्रश्न का जवाब ये हो गया। दूसरा आपने कहा कि हम लोग बढ़े बाकी जिलों में कैसे हो सकता है, तो मैंने शुरू से स्पष्ट किया हम बढ़ पाए ईश्वर की कृपा से, सरकार की कृपा से। उनको लगा, आचार्य देवव्रत जी, माननीय आचार्य देवव्रत जी गवर्नर है गुजरात के, उनको ये प्राकृतिक कृषि उन्होंने करके देखी है 8-10 साल पहले। जो स्कूल में वो प्राध्यापक थे हरियाणा में, वहाँ स्कूल 2000 बच्चों के स्कूल बता रहे थे। अभी मैं उनके ही मुखारविंद से सुना, हम लोग सब वहीं पे इकट्ठे थे तो रिसोर्स पर्सन होने के नाते हम लोग सुन रहे थे, बहुत मजा आया, बहुत उत्साह के साथ बोलते हैं तो बहुत जोर लगा के मजा आ जाता है। तो उन्होंने खुद करके देखा तो उनको समझ में आया कि क्या हुआ था। उन्होंने अपने मुंह से बताया कि उनके स्कूल के पास खेती थी, वहीं पे गुरुकुल की खेती थी, तो वहां पे जो साथी दवाई छींट रहे थे, तीसरा दिन दवाई का, ये उतना ध्यान नहीं देते थे, इनको खेती में रुचि थी, तो किसी ने दौड़ के आके बताया कि वो भाई बेहोश हो गए दवाई छींटते छींटते। तो उनको जब मेडिकल में लेके गए और उनको सब दवाखाने में देखा तो उनकी तबीयत बिल्कुल खराब थी। और तब इनके मन में पहली बार ये प्रश्न आया कि जब जो दवाई छींट रहा है, मुंह पे पट्टी बांधी है, सब कुछ किया है, अभी 2 ही दिन हुए हैं और 2-4 एकड़ में उसने काम किया, वो बेहोश हो गया, सह नहीं पाया, इससे इसके स्वास्थ्य पे सीधा सीधा इतना असर पड़ा। तो जिन सब्जियों के ऊपर ये छिड़काव हो रहा था उनको खाने वालों के ऊपर क्या असर पड़ता होगा। हम सभी के सामने इस तरह के प्रश्न, कोई हर एक का अपना एक प्रश्न है जीवन का, कोई ना कोई प्रश्न हर एक को कहीं ना कहीं हिला देता है। मतलब मेरा भी कुछ प्रश्न रहा होगा जीवन में, इसलिए मैं वहां रहा होगा। प्रणाली मराठे जी पूरा कैमरा खोल के दिखा रहे हैं कुछ अच्छी चीजें, देखते चलेंगे साथ साथ में। और तो ये दूसरा जवाब ये कि ऐसे साथी जब हमें मिलते हैं, जब आचार्य देवव्रत जी जैसे व्यक्ति जब गवर्नर गुजरात के बन जाते हैं और उनके मन में बात आती है कि अब मैं उस जगह पे हूँ कि अच्छा काम कर सकता हूँ तो इसको बढ़ाता हूँ, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स फिर संभव हो जाते हैं। अदर देखिए 3.5 साल हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम वहां पे ट्रेवल कर रही है, रह रही है, वहां के स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। मेरे लिए, नीतू बहन के लिए, हमारी टीम के लिए कुछ भी पैसा ना भी निकले, लेकिन वहां जो काम कर रहे हैं युवा साथी, उनको तो पैसा मिलना है। तो वो सारा कुछ कवर कैसे होता है? वो 6,061 रुपये 65 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से 3-3.5 साल का जो मिलता है उसमें ये पूरा खर्चा आ सकता है। ये हुआ तभी हम कर पाए। तो इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति दूसरी तरफ से भी आई तो हम लोगों ने मिलकर कर लिया। अब उसकी वजह से गुजरात में उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर प्राकृतिक कृषि को बढ़ाने के लिए सरकारी सहयोग देने की बात लॉन्च कर दी 2-3 हफ्ते पहले, 11 नवंबर को लॉन्च हो गया।
महाराष्ट्र में 13 लाख हेक्टेयर पे करने का, इस साल 13 लाख हेक्टेयर पे करने का ये कार्यक्रम लॉन्च हो गया। तो आप में से जो भी साथी हैं महाराष्ट्र के और गुजरात के, वो तो इन अपने राज्य सरकारों के इसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप लोग ये काम आप लोग भी लेके शुरू कर सकते हैं, है ना। और जहां पे भी कुछ कमी बढ़त की जरूरत होगी, हमारा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। हम चाहे तो साथ में भी ये काम कर सकते हैं। ये दूसरे प्रश्न हो गया। तीसरी बात है, अब इसको हम लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है। तो पहले प्रश्न के जवाब में तीसरे प्रश्न का भी जवाब है कि सहज तरीके से, सरल तरीके से लेके जाना होगा। मैं सामने से कह रहा हूं, मेरे को अपने मन में बहुत वर्षों तक, मैंने ग्रामीण विकास में आया था क्योंकि मुझे डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जो कोऑपरेटिव फॉर्मूला था कि हम वैभव और समृद्धि जनरेट भी करेंगे, लेकिन वो कोऑपरेटिव के मैनर में, सहकारी समिति के मैनर में जब करते हैं तो वो बराबर मात्रा में सभी के हाथों में भी जाता है। प्राइवेट कंपनी की तरह से काम करने में क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए या 4-5 लोगों के लिए आप काम करते हैं, सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य, सारा समृद्धि उनके पॉकेट में चली जाती है। जो काम कर रहा होता है उसको सिर्फ तनख्वाह या फिर मजदूरी मिलती है। कोऑपरेटिव सहकारी समिति के मान में वो नहीं होता है। सहकारी समिति में आप जो बना रहा है उसके हाथ में वापस वही समृद्धि उसके हाथ में वापस बढ़ भी जाती है। तो फार्मूला मुझे 18-19 साल की उम्र में अच्छा लगा था। मुझे लगा था कि जो काम डॉक्टर वर्गीस कुरियन दूध के साथ कर सकते हैं, मैं ऐसा व्यक्ति बनूंगा पढ़ाई लिखाई करके कि मैं वही काम बाकी चीजों के साथ कर पाऊंगा। तो फार्मूला क्या, समृद्धि तो बनानी है, विदेश को वैभवशाली कृषि के द्वारा किया जा सकता है, विभिन्न प्रयोगों में दिख गया। समृद्धि इस तरह से बनानी चाहिए ताकि, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी हमने डांग में क्या किया, 3 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी नेचुरल फार्मिंग की डांग में है, पूरे 6 जिले मिला के। अब हम लोग 6 जिलों में काम करें तो पूरे 6 जिले मिला के 25 जगह पे 25 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी नेचुरल फार्मिंग की हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की है और करीबन 75 और जुड़ गई हैं। तो 100 के आसपास नेचुरल फार्मिंग कंपनीज साथ में बन गई हैं। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी क्या, इसका आप सबको संज्ञान है। कभी किसी दिन 1 घंटा, 1.25 घंटा उसके बारे में भी चाहे तो विस्तृत चर्चा भी कर सकते हैं, कैसे बनती है, कितना समय लगता है, क्या क्या उसकी बातें। लेकिन इसके द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा काम करने पे क्या होगा, इसके द्वारा काम करने पे पूरा समृद्धि, पूरा वैभव, पूरा ऐश्वर्य, जो पैसे के रुपए में, समृद्धि के रुपए, उनके सबके हाथ में बराबर मात्रा में। तो हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो एक बहुत, मध्य प्रदेश के साथी शायद जानते होंगे, उन्होंने सुना भी होगा, गाया भी होगा, बोएगा सो काटेगा, काटेगा सो खाएगा, नया जमाना आएगा। आपने सुना होगा सब लोगों ने इस बात को, है ना। बोएगा सो काटेगा, काटेगा सो खाएगा, नया जमाना आएगा। मतलब जिसके हाथ में जमीन, जो खेती करेगा वो वही अच्छा स्वस्थ खाना खा सकेगा। तो मैं इस प्रश्न को यहीं पर मेरे ख्याल से छोड़ता हूं, क्योंकि हम सबको सतत ये करते रहना पड़ेगा। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नए नए रूपों में होगा, लेकिन प्राचीन विज्ञान की भी उतना ही औचित्य, उतना ही महत्व है जितना नया विज्ञान उसके साथ जुड़ के उसको और अच्छा कर रहा है। इनके बारे में भी धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। तो ठीक है किशोर भाई, अभी यही छोड़ते हैं, आगे फिर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। जी धन्यवाद। आगे आदरणीय रमाकांत मेहता जी, आप अपने परिचय के साथ आमंत्रित है। जी रमाकांत मेहता जी, आप सादर आमंत्रित है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। शायद आवाज नहीं पहुंच रही होगी। जी जी अभी जी, प्रदीप राज वर्मा जी से ले लीजिए। जी प्रदीप राज मध्य प्रदेश से है। जी भाई साहब, आप स्वागत है। ओम सदन को सादर प्रणाम। 3 दिनों से जो चर्चा चल रही है वो बहुत सारगर्भित है। उससे संबंधित मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि जो ताजा गोबर हम यदि पानी के साथ तुरंत बहाते हैं तो क्या वो उपयोगी रहेगा और कार्बन की मात्रा को बढ़ाएगा क्या खेत में? वो ताजा गोबर को बहते हुए, मतलब मोटर से हम जो पानी देते हैं जमीन में बहा के, उसके साथ करेंगे तो कुछ फायदा है और नुकसानदेह होगा? सही बात, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने आदरणीय प्रदीप भाई। कि देखिए, फायदा तो होगा लेकिन उसका समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। छोटी सी आपको बात बताता हूँ, जब हम नर्सरी छोटी सी बना लेते हैं, छोटी सी जहाँ पे पौध लगा देते हैं, तो उसकी देखरेख करना आसान होता है। अगर मैं उसको शुरू से ही बीज रूप में 1 एकड़ में, 1 हेक्टेयर में फैला के बढ़ाता तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। तो ये जो आपने ताजा गोबर एकदम से पानी मिला करके आपने छोड़ दिया, उसको मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी, नंबर 1। नंबर 2, क्वालिटी अच्छी हर जगह पे बराबर की नहीं आ सकती है। आप अपने संरक्षण में उसके साथ अच्छी पकी हुई ताजी गोबर की खाद बनाते हैं तो आपके संरक्षण में ज्यादा अच्छी बन जाती है। बस इतना ही फर्क है।
बाकी वहां पे भी जाके सड़ेगा ही और खाद बनेगी ही, कितना ज्यादा समय लग जाएगा आप सोच के देखिए। जब मैंने उसको अपने रेख रेख में, मतलब बच्चे को मैंने बचपन में अगर ज्यादा अच्छी समझ सीख दे दी, संस्कार दे दिए, तो मुझे बाकी पूरा जीवन उसको डांटना फटकारना नहीं पड़ेगा। समझ रहे, ये जीवन का एक ही पहलू है, मतलब मैंने उसको फैला दिया ना, पूरे जीवन में फैलाना है कि मैं उसको बचपन में अच्छे संस्कार देके फिर निश्चिंत हो जाऊं कि हाँ मैंने अपना काम कर लिया, अब वो बड़ा हो गया, 15-17 साल में शिक्षा मिल गई, बाकी जीवन वो अपने संस्कारों के सहारे बढ़ा लेगा। तो गोबर की खाद जब हम अपने सामने बनाते हैं तो संस्कारी है, ऐसे पानी में बहा देते हैं तो वो गैर संस्कारी है, तो बहुत समय लगाएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर। तो उतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक तो होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो आप पानी में मिला रहे हैं, आपको लग रहा है वो स्मार्टनेस है, वो स्मार्टनेस नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, विज्ञान की भाषा में कह रहा हूँ कि वो उसमें कोई स्मार्टनेस नहीं है, वो बहुत समय लगाने वाला जा करके, अन्यथा ना ले। अभी जैसे अब इसको कैसे अच्छा लिक्विड में डालना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी एक गोबर है। अब जैसे हम लोग सिस्टेमो कंपनी के साथ काम करते हैं। सिस्टेमो कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, लेकिन बहुत बढ़िया जर्मन की कंपनी है, बहुत बढ़िया बड़ी बड़ी मात्रा में रबड़ के ट्यूब वाले गोबर गैस प्लांट बनाती है, बहुत सस्ता हो जाता है। तो उतना हमको गड्ढा खोद, टैंकी बना, सीमेंट का काम कर, कुछ नहीं, सीधा रबड़ की ट्यूब वाला है, 10 साल की गारंटी है और पूरे लाइफ लॉन्ग उसकी। तो अपने गोबर उसके अंदर डाला, बायोगैस बनाई, सीबीजी कंप्रेस्ड या कॉम्पैक्ट बायोगैस बना ली, अपना रसोई का काम हो गया, अपने घर में जनरेटर है तो जनरेटर चला लिया। उसके बाद भी उसमें से गीला गोबर निकलेगा, स्लरी निकलेगी। तो स्लरी को या तो कई लोग सीधे सीधे खेत में छोड़ देते हैं, वो भी गीला गोबर ही है, क्योंकि उसके अंदर अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारा कुछ है, बहुत सारा कुछ सत्व बचा है जिसको आप खेतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है उसको आप ट्रीट कर लें, एक जगह बना लें बाजू में कहीं पे, उसको ट्रीट कर लें, या उसको और फर्दर, जैसे हम लोग अमृत जल बोलते हैं, तो उसमें भी कुछ मात्रा में गोबर रहता है। कितना रहता है गोबर? 1 किलो गोबर अल्टीमेटली 111 लीटर पानी में, अल्टीमेटली जब भी मैं बताऊंगा तो बताऊंगा, तो वो बहुत बारीक हो जाता है, तो उसको सड़ने में, बनाने में, लेकिन उसको हम 3 दिन तक 4 दिन तक खेत में पकाते हैं। पकाना मतलब धूप में उसको, उसका प्रोसेस होता है। तो 4 दिन के बाद इतना मस्त हो जाता है कि उसको आप डालेंगे तो चल जाएगा। तो छोटी छोटी स्मार्ट चीजें हैं जो अमृत कृषि में सिखाई गई हैं, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा, तो ये हो जाएगा। जी 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 धन्यवाद। आगे जी रमाकांत मेहता जी, जी आप अपना परिचय के साथ सादर आमंत्रित है। नमस्कार मैम, मेरा घर पंडवा मोड़ हुआ, थाना पंडवा, जिला पलामू, झारखंड से। जी रमाकांत भाई, स्वागत है। हाँ, मैं जानना ये चाहता हूँ कि मेरा जहाँ पे घर है वहाँ पे लोग पेस्टिसाइड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक खाद का प्रयोग ज्यादा करते हैं। हेलो जी जी सुन रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ क्या होता है कि जब अपने खेतों में, जब प्राकृतिक खेती की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जब कोई भी चीज चाहते हैं कि नेचुरली हो, उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग न हो, तो यहाँ पे कुछ पैदा ही नहीं होता। अगल बगल लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ उनके खेतों से भी बहकर आ जाता है, और यहाँ पे उत्पादन बहुत कम होता, न के बराबर होता है। तो क्या करें? एक बार मिट्टी की जांच करा लें और जैविक कार्बन कितना है मिट्टी के अंदर देख लें। मेरा अंदाजा है कि जैविक कार्बन काफी गिर चुका है, पलामू में भी बहुत ज्यादा बचा होगा, ऐसा नहीं लगता है। तो आपका गांव जो है मकलिस्कीगंज के किस बाजू पड़ता है? मैं पलामू में रहा हूँ कुछ समय, मकलिस्कीगंज में रहा हूँ, काम किया है। नहीं, यहाँ पे पंडवा है एक, डाल्टनगंज से 17 किलोमीटर दूर है, 16-17 किलोमीटर। समझ में आया मुझे, है ना, खिलारी के रास्ते पर। हाँ, खिलारी पास में है ना आपके? नहीं, खिलारी बहुत दूर हो गया, ये छतरपुर और डाल्टनगंज के बीच में है। छतरपुर और डाल्टनगंज के बीच में आता है। हाँ। तो आपका जो मुझे याद पड़ता है, आपका पूरा इलाका जो वो देखा जाए तो वृक्ष जो है, मतलब जो फलदार वृक्ष हैं, फलदार वृक्षों के लिए आमतौर पे जाना जाता है ना? फलदार हाँ, वृक्ष है, बहुत कम है, इससे जंगल है, लेकिन फलदार वृक्ष है, कुछ कुछ, ज्यादा नहीं है। मतलब लगाया नहीं किसी ने, ये अलग बात है, लेकिन वहाँ की मिट्टी जो है आपकी, वो फलदार वृक्षों को अच्छा सपोर्ट करती। हाँ, नेचुरली है ये, नेचुरली बहुत ज्यादा है आपके पास में, है ना? हाँ। तो एक बार मिट्टी जांच जरूर करा लीजिएगा, है ना, जैविक कार्बन कितना बचा है देख लीजिएगा। मेरा अंदाजा है कि जैविक कार्बन में तो भारी गिरावट आई हुई है। दूसरा, आप जो कह रहे बह बह करके केमिकल आता है, तो उसके लिए कुछ
उपाय हमको करने पड़ते हैं, वो आने वाले किसी एक सत्र में उसकी एक प्रैक्टिस होती है। उसको हम लोग खेतों में उस तरह का पानी ना आए तो उसको हम कहाँ से निकाल सकते हैं, आने ना दिया जाए। पहली बात, उसको आने ना दिया जाए। बाहर के पानी से रक्षा करनी है तो। और आपके यहाँ पे औसत वर्षा कितनी होती है पूरे साल की? वो इसका तो आकलन नहीं है, इसका तो रिपोर्ट नहीं देखे हैं वर्षा के। हाँ, लेकिन लेकिन फिर लालटनगंज भी पलामू के बीच, छतरपुर और लालटनगंज के बीच में तो मतलब 1000 मिलीमीटर से कम की बारिश शायद होती है, शायद, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि आंकड़ा नहीं हुआ तो बता नहीं पाऊँ। तो हम लोगों के पास जितना ऐसे उपाय जरूरत है होते उससे हैं। तो बहुत कम होती है। बारिश कम होती है ना? हाँ, कम होती है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा भी यही अंदाजा है, क्योंकि थोड़ा ही समय काम किया था मैंने वहां पे, कुछ 4-5 महीने ही काम किया था। लेकिन चूंकि कृषि के काम करते तो वो याद में रह जाता है कभी कभी कि हाँ, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका खेत कहाँ है, तो मैं बोलता हूँ किसी एक राज्य में काम नहीं किया रह करके, नौकरी के दौरान हमेशा ट्रांसफर होते रहे, तो एक खेत लेके आदमी क्या करेगा? हर जगह के खेतों में काम करने का मौका मिल गया, ये अच्छा रहा, हाँ कुछ समझ में आती थी। तो उसका उपाय है रामाकांत भाई। उपाय क्या है? हाँ एक मॉडल है, मैं आपको ड्राइंग में कभी किसी एक सत्र में वो भी दिखाऊंगा। हमारे जो यवतमाल के किशोर भाई है वो भी आपको बता पाएंगे। यवतमाल में एक और एक बहुत बढ़िया साथी है हमारे, सुभाष शर्मा जी, जो यहाँ आ चुके हैं योगार में। उन्होंने एक मॉडल बना के दिया, उसका वीडियो फिल्म आप देखेंगे तो उस तरह का काम करेंगे तो आपका पानी से रक्षा हो जाएगी, गलत पानी नहीं आएगा खेत में, और जो ऊपर से पानी आ रहा है उसका फायदा आपको मिल जाएगा। वो एक पूरा मॉडल है, उसको माइक्रोग्रिड मॉडल बोलते हैं। मेरा बहुत अभी पिछले 1.5-2 सालों से प्रयास चल रहा है कि उसका पूरा एक AI ड्रिवन, मतलब उसका पूरा एप्लीकेशन बन जाए, ताकि आप अपने मोबाइल में क्लिक करें तो आपको उस तरह का मॉडलिंग जो है खटाखट आपके खेत का प्लानिंग बना के दे दे उसमें। लेकिन थोड़ा पैसा लग रहा, तो मैं सरकार के पास भी गया था। तो अभी हम लोग यहाँ पे कंपटीशन हुआ था कर्नाटक में, तो छोटे वो बड़े में था कि हम रनर्स अप हुए, उस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करके हमको रनर्स अप मिला, पैसे नहीं मिले। उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छा विचार, लेकिन आप मंत्रालय के पास जाइए, दिल्ली जाइए, इसे पैसा ज्यादा लगने वाला था। बोला लेकिन इससे पूरे 6.25 लाख गाँव की समस्या समाधान हो जाएगा। तो बोले हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, वहां जाके बात कीजिए। तो ये चल रहा है। तो लेकिन आपकी समस्या का निदान है, बहुत सरल निदान है। आप गूगल में यूट्यूब देखते हैं ना? हाँ, देखते हैं। यूट्यूब में सुभाष शर्मा यवतमाल माइक्रोग्रिड मॉडल टाइप करके फिल्म देखिएगा, हिंदी में फिल्म है, लिख लीजिए कहीं हाँ, पे माइक्रोग्रिड। माइक्रोग्रिड एक मॉडल है और एक है माइक्रो ट्रेंच। मतलब 1000 मिलीमीटर से कम बारिश है तो माइक्रोग्रिड, 1000 मिलीमीटर से ऊपर बारिश है तो माइक्रो ट्रेंच। पानी फिर अतिरिक्त जो है उसको निकाल के कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोनों बहुत बढ़िया मॉडल है, बहुत ही मजेदार है। उससे मैंने 15 साल पहले देखा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जरूर आप लोग सभी लोग लिख लीजिए माइक्रोग्रिड और माइक्रो ट्रेंच मॉडल, सुभाष शर्मा जी यवतमाल, आपको वहां पे उपाय मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या है, बात करेंगे, ठीक है? हमारे यहाँ का जमीन भी समतल नहीं है, बारिश कुछ होती भी है तो रुकता नहीं है। इसीलिए उसको देखना जरूरी। माइक्रोग्रिड मॉडल उसी में काम करता है। जमीन को जब समतल नहीं होती तो उसको अलग अलग स्तर पे थोड़ी थोड़ी चौड़ाई में समतल कर करके उसको हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप कर देना है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप कर दे। स्टेप फार्मिंग जो है वही वो बताएंगे आपको। 10 मिनट का वीडियो भी नहीं है वो, उसमें आपको फट से समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने करीबन 800 एकड़ पे करके देखा था गुजरात में, और बहुत बढ़िया मजा आया था उसको, है ना? और एक चीज और कि किसी लोग से कहते सुने कि आप मिट्टी खोदिए, अगर केचुआ अंदर में है तो आप नेचुरल खेती आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो वो निकाल कर देखने के बाद केचुआ तो निकलता है। तो अच्छा है ना? तो इसका मतलब मिट्टी अच्छी है आपकी, केचुआ अभी भी जीवित है, आपकी मदद कर रहा है, और आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसीलिए अभी हम रासायनिक खाद का प्रयोग बिल्कुल करते ही नहीं अभी भी। लेकिन यही है कि बड़ी मेहनत से लगाते हैं, जब फल देने पर होता है तो फलता ही नहीं है, बहुत कम फलता है एवरेज से। हाँ हाँ, नहीं, चिंता ना करें, विस्तृत चर्चा करें। देखिए एक एक सब्जेक्ट एक एक जगह के हिसाब से ना स्पेसिफिक सॉल्यूशन आएगा। भारत में मैं मन में ये मानता हूं कि ये चल रहा हूं कि 63 प्रकार के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। एग्रो इकोलॉजिकल या एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कह लीजिए तो 63 प्रकार के हैं। एग्रो इकोलॉजिकल सब जोन्स कहेंगे तो 125 प्रकार के, मात्र 125। कई लोग बोलते हैं ओह 125, मतलब 125 प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, मात्र 125 प्रकार की ही आ सकती हैं। उनका 125 प्रकार के सॉल्यूशंस हैं, समाधान है। हमको समाधानों को जोड़ के देखना आना पड़ेगा। मतलब अगर हमने काला चश्मा लगा रखा है लेकिन वहां पे सफेद चश्मा लगाने की जरूरत, ज्यादा धूप नहीं है तो काला निकाल के सफेद चश्मा लगाना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। सिर्फ चश्मा बदलने की जरूरत है। हर एग्रो इकोलॉजिकल सब जोन्स में एक एक प्रकार का चश्मा लगेगा बस, और वो हो सकता है। मैंने व्यक्तिगत तौर पे 27 किस्म की एग्रो क्लाइमेटिक सब जोन्स में, एग्रो इकोलॉजिकल सब जोन्स में काम किया है। क्यों 27 ही? क्यों? क्योंकि 63 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में से 40 ऐसी है जो वर्षा आधारित कृषि है, जहां पानी की कमी है, उन 40 को ही पकड़ा।
जहाँ बहुत ज्यादा पानी, उनको अभी जाने की जरूरत नहीं। उनको जब बाजार भाव नहीं मिलेगा, एक प्रकार की मिट्टी खराब कर लेंगे पंजाब हरियाणा जैसी जगह पे, तो उनको हमारी जरूरत पड़ेगी। अभी उनको नहीं समझ में आ रहा कि मिट्टी पे क्यों काम करना है। ये जो 40 है, इनमें से 27 जगह पे काम किया हुआ है। इनके उदाहरण है, आप जाके देख के आ सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पे पलामू से निकलना पड़ेगा, आपको देवघर जाना पड़ेगा। देवघर में आपको एक टीम मिलेगी जो ये काम कर रही होगी सबसे नजदीक, या पलामू में ही आपको ऐसी संस्थाएं मिल जाएंगी, है ना। आपके यहीं पे तो मिश्रा जी काम किया करते थे, उनकी संस्था का नाम मैं भूल रहा हूँ, जिन्होंने अच्छी खासी पहाड़ी पे 40 साल पहले, जहाँ कुछ नहीं होता था, वहां पे बढ़िया पपीता का खेत खड़ा करके दिखा दिया था। कौन मिश्रा पलामू जी? से तो बहुत कुछ सीखा है उन लोगों ने, है ना। मैं उनका नाम पता आपको सोच के देख करके खोज के भेजता हूँ, है ना। पलामू में मिश्रा जी नाम के व्यक्ति रहे, महामाना व्यक्ति रहे। फिर अभी उनकी संस्था ने 40 साल पहले ही वहां पूरा पठारी इलाके में, जहाँ पे मिट्टी 1 इंच नहीं थी, वहां पे उन्होंने अच्छा पपीता उगा के दिखा दिया था। नहीं, हमें भी जो है ना परंपरागत खेती से थोड़ा सा हट के पपीता हो गया या कुछ अच्छा मौसमी वगैरह हो गया, इस सब की खेती करने में इंटरेस्ट है। हम भी चाहते हैं धान गेहूं से हट के कुछ किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अभी इसको यही रोकते हैं, और पलामू जी के जी ऊपर स्पेसिफिकली आपके साथ फिर से बात कर लेंगे अगर और जी भी। जी, धन्यवाद मेहता जी। भाई साहब, आपने अपनी बात मन की रखी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आदरणीय रोशनलाल भाई साहब जी बालाघाट से पूर्व सादरा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो चर्चा चल रही निश्चित रूप से बड़ी सारगर्भित, और पिछले 4 दिनों से हम लगातार डॉक्टर संदीप जी की टीम और नीतू बहन और सभी साथियों के साथ जुड़े हैं। आप लोगों का कार्य निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है, और आप जो कार्य कर रहे हैं उसको बड़ी विनम्रता के साथ आपको साधुवाद देता हूं कि आप ऐसे ही ऊर्जा आपकी बनी रहे। मैं कुछ चीज़ों को, चूंकि बीच में काफ़ी से सारी चीज़ें, तो क्या लगातार आपने इतनी सारी चीज़ें कह दी तो कई सारे प्रश्न बन गए। मेरा जो मुख्य था, जो पहले दिन ही मैंने कहा था कार्बन क्रेडिट के संबंध में, उसमें थोड़ा सा हमको आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये बहुत ऐसी चीज है जो लोगों को आकर्षित करेगी कि हम क्यों करें। तो इस पे मैं, चूंकि मैं कृषि विज्ञान केंद्र में हूँ, तो मैं आपसे सपोर्ट चाहूंगा कि हम कार्बन क्रेडिट के लिए वो करें। मैं लगातार पिछले 20 सालों से लोगों को, ये जो हमारे यहाँ एक घूड़े की प्रथा है, और मेरे हिसाब से पूरे देश में है घूड़ा प्रथा। मतलब जो भी घर में निकला, जो भी खेत में निकला, घर में निकला, उसको ले जाके एक जगह ले जाके इकट्ठा कर दिया। तो मैं उसको लगातार, मैंने 1-2 कॉन्सेप्ट भी दिए, घूड़ा रहित विलेज, पर हम कोशिश करते हैं कि इसको व्यवस्थित तरीके से लोग सड़ाएं, उनको डिकम्पोज करने का तरीका बताते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करके भी कई जगह पर लिमिटेशंस बहुत हैं। तो ये क्या है, जब तक हम काम करते हैं उतने दिन वो किसान करता है। एक मेरा स्वयं का ऑब्जर्वेशन है, कोई भी संस्था जहां 1 साल 2 साल काम करती है और जैसे ही आप वहां से निकलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है या तो हमारे काम करने में या लोगों के समझने में कुछ ऐसा वो है कि वो उसको सस्टेन, मतलब लगातार उसको नहीं रख पा रहे। तो इसमें भी शायद कुछ बढ़ाने की जरूरत है। और दूसरी, ये 2 तरह के हमारे किसान हैं हमारे यहाँ, एक तो रिसोर्स रिच और रिसोर्स पुअर। तो हम जो रिसोर्स रिच है उनमें तो कई सारी चीजें बड़ी आसानी से हो जाती है, पर जो गरीब, जो मेजॉरिटी जो किसान है हमारा, 2 एकड़ 3 एकड़ 1 एकड़, ये जो लोग हैं, इनके साथ बड़ी वो है। अभी कल ही मेरे पास 3 किसान आए थे, तो वो बोले कि साहब ये बीमारी लग रही है, सारा पेस्टिसाइड यूज करते हैं। उनको लाइट ट्रैप के बारे में बताया, दूसरी चीजों के बारे में समझाया, इनका उपयोग करो, इससे ज्यादा फायदा है। पर हर आदमी ये चाहता है कि रेडीमेड चाहिए, तो बड़ी लिमिटेशंस हैं, बड़ी समस्याएं हैं, और निश्चित रूप से हम इसको, मुझे ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे वो कर लेंगे, पर कहीं ना कहीं जो एक कंटिन्यूअस सपोर्ट की जरूरत है, और वो कंटिन्यूअस सपोर्ट अगर किसान को नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगी। दूसरा, मैं जहाँ पे हूँ बालाघाट में, यहाँ पर क्या है कि ये पूरा पैडी ग्रोइंग एरिया है, तो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ एरिया है, तो राइस ग्रोइंग एरिया है। यहाँ पे जो इरिगेशन का मेजर सोर्स है वो है नहर, केनाल्स के कारण क्या होता है कि, और दूसरा यहाँ पे केनाल से जो पानी जाता है वो
उससे नहीं जाता, जो सब्सिडीज बनती है उससे नहीं जाता, यहाँ सीधे खेत से दूसरा खेत, दूसरे खेत। तो बहुत मुश्किल है कि हम पानी को कंट्रोल कर पाए कि एक खेत में अगर डीएपी डाला है तो वो ऑटोमेटिकली नीचे वाले खेत में जाएगा, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसी स्थिति में भी हम प्रयास तो कर रहे हैं, पर लिमिटेशंस है। तो इसमें भी अगर आपका कहीं कुछ इस तरह का मार्गदर्शन हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा। और कार्बन क्रेडिट पे मैं आपका सपोर्ट जरूर चाहूंगा जी। धन्यवाद। दोनों बहुत ही अच्छी बात है। एक तो बहुत मजेदार बात ये मेरे दिमाग में अभी भी आई कि मेरे को क्या सीखने को मिल रहा है पिछले 4 दिनों में, और कुछ हो ना हो, मुझे मेरी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हम लोग आमतौर पे क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं तो ये एक तरह से मानसिक गुलामी है। मैं शर्मिंदा इस बात के, लेकिन क्या हुआ है कि अब सारी उम्र, मतलब मैं 12वीं में सिर्फ इसलिए तीसरा दर्जा प्राप्त हुआ था क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती थी। विज्ञान को अंग्रेजी में पढ़ना नहीं आता था, इसलिए विज्ञान में अच्छा स्टूडेंट रहते हुए स्कूल में अच्छा रहा, हिंदी भाषा में पढ़ा, लेकिन जैसे ही 11वीं 12वीं में अंग्रेजी में आया तो लटक गया था। तो वहां से फिर जज्बा आ गया, जिद आ गई कि नहीं, अच्छी अंग्रेजी सीखनी है, और अगर इस दुनिया को अंग्रेजी चाहिए तो अंग्रेजी में चलो इनको आउटस्मार्ट करते हैं। तो अंग्रेजी घुस गई थी। तो पिछले 4 दिनों में मेरे को हिंदी के बड़े अच्छे अच्छे शब्द वापस पुनः मेरी भाषा में आ रहे हैं, और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग अपनी मातृभाषा में, जैसे अभी भी भाई साहब ने कहा सार गर्भित, तो बहुत अच्छा लगा कि बहुत दिनों बाद एक अच्छा शब्द मन में आया है ना। हम लोग इसको अंग्रेजी में कहेंगे वेरी इंटेंस थॉट, लेकिन वो क्या होता है, आपका प्रवाह बन जाता है। तो प्रवाह मेरा हिंदी का आपकी सबकी मदद से बहुत अच्छा हो रहा है। कल बहुत अच्छी एक रोशनलाल भाई को बताना चाहूंगा और सभी लोगों के साथ शेयर कर, कल बहुत अच्छी शाम को एक चर्चा हुई, एक बहुराष्ट्रीय बायोचार कंपनी, बायो कार्बन क्रेडिट कंपनी के साथ बात हो रही थी। तो उन्होंने 2 अच्छी जानकारी दी। अगर कहीं पे 12,000, 15,000, 20,000 एकड़ पे अच्छी 2022 के बाद फलदार वृक्षों की प्लांटेशन एक जगह पे हो रही है, वृक्ष एक जगह पे लग रहे हैं सारे, सभी किसान भाइयों के साथ अगर मीटिंग कर सकें तो उसको एक परियोजना बना करके और उसके ऊपर से कार्बन क्रेडिट मिल सकता है। उन सबके साथ में बात क्या करनी होगी कि इस पे जो भी मिलेगा, जैसे मान लीजिए एक कंपनी के मार्फत मिलता है तो वो उसमें कुछ वो लोग लेंगे क्योंकि उन्होंने बेच के वैश्विक बाजार से वो पैसा लेकर के आना है, और उस पे हक किसका है, इन जमीनों का जहाँ पे ये पौधे लग रहे हैं। लेकिन इनको पैसा अभी तो पैसा नहीं है, पैसा खर्च करेंगे तो जो भी संस्था पैसा खर्च करेगी, वाली हमारी संस्था वहाँ आती है, उनके साथ काम करती है, तो पैसा खर्च करती है, वो पैसा हमें भी चाहिए होता, हम इनसे एनओसी लेंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेंगे कि इनको आपत्ति नहीं है कि हम इनकी जो प्लांटेशन है इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करते हुए, इनका पूरा जो भी खर्चा लग रहा है सब कुछ करते हुए हम लोग उनसे कार्बन क्रेडिट सेलिंग करें। उसमें जो व्यक्तिगत, उसमें जो पैसा जनरेट होगा उसको फिर किसान भाई बहनों के साथ बांटा जा सकता है। 2-3 रूपों में बढ़ सकता है। पहला तो एक तो अग्रिम में जो खर्चा किया उनके प्लांटेशन करवाने में, जो भी हुआ सब कुछ हुआ वो निकल के आना चाहिए ताकि उनको उनका खर्चा मिल जाए। दूसरा ये हो सकता है, अब ये शुरुआत है कल शाम से, आगे चल के कैसे परियोजना बनती देखेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप जिन जगहों पे बैठे हैं वहां पे अगर आपको लगता है कि 2-3, 2,500, 3,000, 5,000 किसानों भाई बहनों के यहाँ पे बड़ी मात्रा में फलदार वृक्ष लग रहे हैं, तो उसका कैसे गिनती होती है, सरल भाषा में बताता हूँ। 450 वृक्ष प्रति हेक्टेयर को लोग गिनते हैं, उसके लिए 10 कार्बन क्रेडिट बनता है, और 10 कार्बन क्रेडिट का कुछ $8-9 बनता है प्रत्येक वर्ष का। तीसरे साल से गिनती शुरू होती है। तो 2022 के बाद से, मतलब मई जून 2022 के बाद से अगर प्लांटेशन हुई है बड़ी मात्रा में एक जगह पे एक जिले में हो गई है, उन सबको अगर साथ ले लेते हैं तो उतने लोगों को कुछ पैसा मिलना संभव है अपनी खेती का। उससे क्या होगा, उस पैसे से अब 1 हेक्टेयर पे 400, 450 अगर वृक्ष लगाए किसी ने 22 में, वो बचे हुए नहीं, उनका डॉक्यूमेंटेशन जाता है। हमारा खर्चा क्या होता है कि उसको प्रूव करना पड़ता है, उसको एमआरवी बोलते हैं, डीएमआरवी, प्रूफ करना पड़ता है कि ये बचे हुए हैं, बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रहण कर पा रहे हैं जो जमीन में जा रहा है। तीसरे चौथे साल के बाद से क्यों मिलेगा, क्योंकि तीसरे चौथे साल के बाद ही वृक्ष की ये क्षमता आएगी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को बड़ी मात्रा में लेगा। उसका कैलकुलेशन है पूरा। तो मान लीजिए $8 भी पकड़ते हैं, 1 हेक्टेयर में 450 वृक्ष लग गए हैं कहीं पर, और 2022 से लग गए हैं, मान लीजिए $8 एक वर्ष का मिला चौथे साल से। अभी हमने डाटा बना के डाल दिया, उनके साथ में रजिस्ट्रेशन करवा दी प्रोजेक्ट की। गिनती कीजिए, ऐसा मैंने कहा 1,000, 1,500, 2,000 मान लीजिए लोग हैं, हमको कुल कितना चाहिए, करीबन 15,000 एकड़, या मान लीजिए तो हेक्टेयर में अगर गिनेंगे तो कितना हो गया, तो हेक्टेयर में आपका हो गया करीबन 6 दूनी 12, 6,000 हेक्टेयर हो गया। तो 6,000 हेक्टेयर जो होता है बहुत बड़ी बात नहीं है किसी जिले के लिए जहाँ पे बहुत सारा वृक्षाधन अगर है हुआ है तो लोगों ने लगाया है। तो ये जान के
करेंगे तो आप लोग अभी उत्साह के साथ कर सकते हैं इसको शुरू। तो उसमें क्या होता है, बड़ी पावर पे होता है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करना आसान हो जाता है। कोई ना कोई गांव के युवा साथियों को हम ट्रेन कर देंगे, इसको ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंटेशन करना है, आपको एक स्मार्टफोन में एप्लीकेशन मिले उसमें डालना है, ये डेली का डेली डाटा सरकार के पास या उस कंपनी के पास जाएगा। वो एक शुरू कर दिया। तीसरा चौथा साल आया, पैसा गिनते हैं इसका कितना होता है। 6000 हेक्टेयर है, $8 भी पकड़ लेते एक साल का तो कितना हो गया, $48,000 हुआ। $48,000 को 80 से $50,000 हुआ मान लीजिए, उसको आज 80 रुपए का डॉलर है, कितना हो गया, 50,000 गुणा 80 कर लीजिए, 40 लाख रुपया हुआ ना। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद इतना ही हुआ ना। सही सही। $50,000 और गुणा 80 रुपया किया, 40 लाख रुपया हुआ। तो 40 लाख रुपया कितने लोगों को मिलेगा फिर, 6000 लोगों को। गिनती कीजिए कितना होता है। तो उनको एक मदद हो जाती है, प्रत्येक वर्ष फिर वो मिलता जाएगा प्रत्येक वर्ष, और धीरे धीरे कार्बन क्रेडिट का मूल्य जब बढ़ेगा तो ये पैसा भी बढ़ता जाएगा। ये इस तरह से एक समझ बन रही है। हम लोग के लिए भी नया विषय है, पिछले 3 महीनों से ही कार्य कर रहे हैं और हाथ से करके देख रहे हैं, कहीं पे बेचना भी शुरू किया है थोड़ा सा बनासकांठा में अलग तरीके से। एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें समझेंगे कि अगर बहुत बड़ी मात्रा में लंटाना कमारा जैसी बहुत बड़ी जमीनों को कब्जा किए हुए बहुत, या बबूल बहुत सारा है। कल बन्ने सिंह जी के साथ मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि आगर के पास में मैंने जहाँ काम किया है वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारा बबूल है। तो ग्राम पंचायत अगर इजाजत दे देती है कि इसको आप बबूल को हटा के जमीन को पुनः खेती में ला सकते हैं, इसके लिए हमें मदद चाहिए, तो उनकी इजाजत मिली कि आप इसको निकालने में हमारी मदद कीजिए। तो वो एक खर्चा लगा, जेसीबी से बबूल निकाले और फिर उसको हमको बायोचार में परिवर्तित करना है। वहीं गांव के स्तर पे हमको करना होगा या फिर एक इंडस्ट्री लाके लगानी पड़ेगी। छोटे स्तर पे करना तो गांव के स्तर पे हम 9 टन 10 टन कर सकते हैं। ऐसी यूनिट बनानी होगी, उसमें खर्चा बहुत होता है, डेली का रोज का करीबन 80-90 हज़ार खर्चा हो जाता है। उसको बेच के भी कंपनियां पैसा लाके, जो किसानों को बाद में वो बायोचार मिला, बांटा, जिन्होंने आपस में बांटा, अपने खेतों में बायोचार डाला, उनको प्रतिवर्ष बायोचार डालने का, अपने खेत की मृदा कार्बन बढ़ाने का पैसा मिलता है। हम लोग क्यों करते हैं इस काम को? सीधी सी बात है, खेती का सुधार होता है। और ये पूरा पराक्रम जो करना पड़ता है, एक कृषक अपने आप नहीं कर सकता, 6, 7, 10 हज़ार कृषकों को एक साथ जोड़ना पड़ता है। तो कैसे होगा? हम लोग जुड़ते हैं तो हम उनसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें एनओसी दीजिए, बैठ के कैलकुलेशन करते हैं, कुछ पैसा 10-15% हमें इस पूरे कार्यक्रम को संचालित करने के लिए मिलेगा तो हम आपके साथ ये काम कर लेते हैं। तो बड़ी मात्रा में अगर आपके पास लेंटाना कैमरा कहीं पर है, बड़ी मात्रा यानी हजारों हेक्टेयर में है, जैसे गुजरात में 40 लाख हेक्टेयर पे बबूल फैला हुआ है। वो मिट्टी पिछले 80 सालों से वो क्यों लगाया गया था? अंग्रेजों ने फैलाया था वो बीज को, क्योंकि उनको लगता था कि डेजर्ट बढ़ जाएगा, मतलब रण बढ़ जाएगा, रण यानी रेगिस्तान बढ़ जाएगा। रेगिस्तान बढ़ने से रोकने के लिए आपने बबूल लगा दिया, अब बबूल का रेगिस्तान बन गया वो। अब वहां रेत नहीं है, मिट्टी तो है, तो इसको उखाड़ने से फायदा क्या होता है? पहला फायदा हुआ कि वो जो खेती थी वो ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक है, बहुत अच्छी मिट्टी है, वो मिल गई आपको खेती करने के लिए। वो जो बबूल मिला उसको काट के हमने उसका बायोचार बनाया, उसका हमको कार्बन क्रेडिट मिलने वाला है, तो उसको हमने किसानों को, भाइयों को बांट दिया, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, तो उनकी जमीन की मृदा की जो कार्बन है, जैविक कार्बन, वो बढ़ गया, उनकी खेती अच्छी हो गई, मुफ्त में अच्छी हो गई, गांव पे बैठा हुआ हमको। और ये काम करने का हम सब लोगों को कुछ अतिरिक्त पैसा 1 साल के बाद से 2 साल के बाद से मिलना शुरू हो गया। तो ये अपने आप में एक अच्छा विषय है। भारत सरकार भी इस पे काम करी बड़े पैमाने पर, और ये अपने देश के सभी कृषक समुदाय के लिए बहुत बढ़िया एक अच्छा वर्तमान केंद्र सरकार का पहल है, जो कि क्योंकि उन्होंने पहल लेकर के इसको बड़े पैमाने पे किया। अब देखते हैं इसमें आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अनुभव हमारा भी बढ़ेगा और कहीं पे आप लोगों के साथ में काम करने का मौका मिलेगा तो हम लोग इसको सभी लोग, कल इनफैक्ट पवन जी के साथ मेरी बात हो रही थी, मैंने उनको बोला भी कि आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो वहां से हम लोग इसको कुछ प्रयोग जरूर करने पड़ेंगे अलग अलग जगह। तो ईस्ट वेस्ट मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और पूर्वोत्तर, ये 5 राज्यों में जगह जगह है, तो उसमें हम लोग अपना काम करके प्रयोग करके देख सकते हैं। प्रयोग तो करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और प्रयोग हमेशा सफल होगा ये भी जरूरी नहीं होता, उसमें पैसे लगते ही हैं, ये बात पक्की है। पैसे लग के भी सफलता ना मिले तो दुख हो सकता है। मैं पूरी उम्र ऐसे दुखों के साथ और प्रयोग सफल हुए वैसी खुशियों के साथ जिया हूं, तो मुझे मालूम है थोड़ा कठिन होता है, लेकिन हमें करना चाहिए। दूसरा प्रश्न जी धन्यवाद। जी धन्यवाद संदीप भाई। और अगला सवाल मैं ले लेती हूँ आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, पतंजलि किसान सेवा समिति
राज्य प्रभारी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से है। जी सादर आमंत्रित करती हूँ। जी बहन जी धन्यवाद। मैंने चैट बॉक्स में लिखा है आदरणीय संदीप जी, और उसमें दिख भी रहा होगा शायद। क्या है, मैंने जो देखा है वो मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ हमारी देसी गाय जमीन पर गोबर कर देती है, और अभी उसने सुबह गोबर किया है, दूसरे दिन सुबह देखते हैं तो उसमें बहुत सारे जीव और उसमें गोबर में जमीन से बाहर निकल आते हैं, गोबर में आ जाते हैं, गोबर की खुशबू से आते हैं और गोबर में वो गोबर का खाने के लिए आते हैं, उसका भोजन गोबर है। और जैसे आप उस पके हुए खाद को डाल देते हैं जमीन पर, लेकिन उसमें ऐसी एक्टिविटी नहीं दिखती है। जैसा आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी ने सवाल आपसे किया था, तो मैं चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सा कारण बताएं कि क्या ताजे गोबर का प्रभाव है, तब तो जीव आ रहे हैं, और पके हुए गोबर में नहीं आ रहे हैं, उसका कारण क्या है? जी हाँ, देखिए दोनों चीज सही है। अगर पहले से मिट्टी बहुत अच्छी है, जैविक कार्बन की मात्रा अच्छी है, ठंडी जमीन है, और ये जीवाणु मरने वाले नहीं, क्योंकि गर्मी में क्या होगा, ये जीवाणु जो आपने छोड़े अभी, उनके बचने के पहले कुछ महीने कुछ वर्ष तो हमको मिट्टी को ठंडा करने में भी लगने वाले हैं। आमतौर के जो खेतों का जो डिग्रेडेशन हुआ, जो उनका गिरावट आई, उसके बारे में बता रहा हूँ। मतलब अगर पहले से खेत बहुत अच्छा है, बाकी खेत गर्म है, लेकिन आपका खेत बहुत ठंडा है, वहां जीवाणु गीले गोबर में जाके अच्छे से मल्टीप्लाई करने वाले, बहुत गुणवत्ता बढ़ने वाली है, तब तो कोई दो राय नहीं, तब तो डालिए, अच्छे से डालिए, गीला पानी में मिला के डालिए, जीवाणु भारी मात्रा में जाएंगे। लेकिन जाने के बाद बचेंगे कि नहीं बचेंगे, पहला प्रश्न। बचाना भी तो है ना वहां पे। जैसे भी रमाकांत भाई ने बोला कि उनकी मिट्टी में ऐसे हाथ डालते हैं तो अर्थवर्म निकलता है, ऊपर ही ऊपर सतह पे अर्थवर्म आ रहा है, इसका मतलब मिट्टी ठंडी है, अभी भी बहुत उम्मीदें हैं उस मिट्टी में, धरती माँ को आपने बचा रखा है, वहां कुछ कर पाएंगे। अगर वो, मैं जीवाणु को थोड़ा सा, मैं वर्म अर्थवर्म के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्यों दिखता है, सामने दिख जाएगा। गोबर में तो बहुत सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, 1 मिलीग्राम गोबर में 33 करोड़ से ज्यादा जीवाणु होते हैं। बचाएंगे कैसे? मिट्टी अगर ठंडी नहीं है और बार बार सिंचाई नहीं कर सकते हैं, और मिट्टी में पानी पकड़ने की क्षमता कम है, उनको बचा के भी तो रखना है। वो तो हमारे मित्र हैं, हमारे परिवारजन है हमारे, उनको बचा के रखने के लिए पहले क्या करना है, मिट्टी को सुधार करना है। मिट्टी सुधरेगी, सुधरी मिट्टी का मतलब क्या हुआ, अच्छी 2-3 इंच कम से कम अच्छी भुरभुरी, जिसमें हमेशा नमी रहे, जिसमें हमेशा अर्थवर्म दिखे। बाकी अभी जो बाकी जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु के साथ साथ बड़े जीवाणु भी दिखे, बड़े कीट मकोड़ जो मददगार हैं। हर कीट कह देने से अभी क्या होता है, हमारे दिमाग में क्या होता है, कीट मकोड़े बोलते हैं तो सबको लगता है कीट मकोड़ा मतलब दुश्मन, खेत का दुश्मन। बिल्कुल भी नहीं, मतलब बहुत सारे तो उसमें, ज्यादा से ज्यादा तो उसमें अच्छे ही हैं, मदद करने के लिए आए हैं। बचाएंगे कैसे, ठंडा कैसे करेंगे, सवाल ये भी उठता है। क्या इतनी आच्छादन है क्या जमीन के ऊपर कि वहां ठंडक रहती है, वहां छाया पड़ती है? क्या इतना इसको क्रॉप मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें तो हमारे साथी, मुझे तो बड़ी खुशी हुई जान के कि डॉक्टर राउत साहब जो है केवी के कृषि विज्ञान केंद्र के हैं, उनसे भी हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो बात रखी वो बहुत बड़ा विषय है कि किसी खेत से बह के पानी मेरे खेत में, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। मतलब सोचना पड़ेगा कैसे फिल्टरिंग मैकेनिज्म, बायोलॉजिकली फिल्टरिंग मैकेनिज्म बनते हैं, पानी को ट्रीटमेंट करने का छोटा छोटा टाका बना के कुछ हम कर सकते हैं, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। आपने जो प्रश्न किया कि इसको करना है कि नहीं करना, ये खेत की उस खेत की परिस्थिति पर निर्भर करेगा। अगर बहुत अच्छा वृक्षाच्छादन है, ठंडक है, बाकी खेतों से अलग है, मिट्टी अच्छी है, मिट्टी में 34, 35, 36 डिग्री के ऊपर तक आप टेम्परेचर नहीं जाने देते, पूरे साल में कभी नहीं जाने देते हैं, तो एक परिस्थिति बन जाती है जिसमें आपके जीवाणु बच जाएंगे। नहीं बचने वाले हैं तो आप इतना सब कुछ करके क्या हो। तो पहली स्थिति बना के, गोबर की खाद बना के डालते जाइए। कितना, 7 टन प्रति हेक्टेयर एक जमाने में हमने हिसाब लगाया था 10 साल पहले। अलग अलग स्थिति का था, मध्य प्रदेश, वहीं पे हम लोगों ने हिसाब लगाया था कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में तो इतना जाना चाहिए, महाराष्ट्र में भी इतना ही जाना चाहिए, गुजरात के बहुत सारे राज्य जिलों में इतना जाना चाहिए। तो वहां पे अच्छी मिट्टी, तगड़ी ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत आ गया, खाने के लिए जीवाणु को चाहिए, खाना मिलेगा उसको। अगर वो नहीं मिट्टी बनाई है, फिर ये सारे जीवाणु छोड़ेंगे तो हम अपना, मैंने वही बोला, हमको थोड़ा स्मार्टली सोचना पड़ेगा। हो सकता है मैं मेरी कैलकुलेशन में गलत हूं, हो सकता है क्वांटिटी किसी स्थिति की आपको बता रहा हूं, आपकी जहाँ की व्यक्तिगत तीव्र में आपका खेत के स्थिति क्या है देखनी पड़ेगी। मिट्टी का एक जांच करा लीजिए, स्पेसिफिकली पता चल जाए क्या क्या नहीं है और क्या क्या है, और जीवाणु को क्या क्या चाहिए आपको पता है। उसको तो ऑर्गेनिक खाद चाहिए, ऑर्गेनिक खाना मिलेगा तो वहां बढ़ते रहेगा, बढ़ेगा, बड़ी मात्रा में बढ़ेगा। देख सकते हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें कि फिर गीले का भी काम चल जाएगा, गीले से कोई ऐसे मुश्किल नहीं। महोदय, मेरा निवेदन है
जी चूंकि ये किसान मंच है, किसानों की बात की जा रही है, मेरा निवेदन है, वैज्ञानिक गण जुड़े हुए हैं, आदरणीय पवन कुमार जी हैं, पतंजलि के वैज्ञानिक हैं और अन्य वैज्ञानिक गण हैं और संस्थान के सदस्य भी हैं जो इस क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। मैं चूंकि एक किसान हूँ, किसान का मेरा निवेदन है कि ताजे गोबर को जमीन पर डाल दिया जाए और पके गोबर को डाल दिया जाए, वहां पर अलग अलग एक दो क्यारी बना करके ऐसा किया जाए, उसको प्रैक्टिकल किया जाए कि उस मिट्टी का पहले माप किया जाए और फिर बाद में उसका परीक्षण किया जाए, उसको देखा जाए कि ताजा गोबर और पके गोबर में मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है और उस मिट्टी को फिर गीला रखा जाए। ये बात सही है कि खेत को में नमी बरकरार रखी जाए। फिर इसका अंतर देखिए, अगर इसका अगर ठीक परिणाम आता है तो इस तरीके को जरूर अपनाया जाए। बिल्कुल सही बात है। हर जगह की परिस्थिति अलग अलग रहेगी। मैं फिर से उस बात की पुनरावृत्ति करूंगा, हर परिस्थिति को देखना पड़ेगा, कितनी नमी है खेत में, कितना उन जीवाणुओं को खाने का कितना मिलने वाला है, वो पूरे साल भर बच के मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसका एक बार आकलन कर लीजिए, आपको रिजल्ट वहीं का वहीं पता चल जाएगा। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, वो काम करेगा, इसमें दो राय नहीं कि वो काम करता है, परिस्थितिवश काम करता है। कई जगह पे तो आज की, जहां मैं रहता हूँ उत्तर कर्नाटक में, इस साल यहाँ भीषण अकाल की स्थिति है। सबको पता था, पिछले 20 वर्ष का डाटा, डिजिटल डाटा कहता है कि हर 3 वर्ष बारिश अच्छी होगी, चौथा वर्ष अच्छी बारिश नहीं होगी। ये वो चौथा वर्ष है हमारा जो गया इस बार। लेकिन अप्रैल में जब मैं किसान भाइयों से बातें कर रहा था, किसी को यह आभास नहीं था, कोई तंत्र नहीं उनकी मदद कर पा रहा था कि तो उनको इस साल ये खेती करनी ही नहीं थी। इस साल आपका वाला तरीका लगाएंगे वो अगर, तो उनके मजा नहीं आएगा खेत में, उनको दम नहीं मिलेगा। लेकिन पहले 3 वर्ष जब बारिश अच्छी चल रही थी, उन 3 वर्षों में आपके वाले फार्मूला में उनको काम मिल जाएगा। तो परिस्थिति बदलेगी तो आपको अपना, जैसे हम लोग प्रतिदिन एक खाना नहीं खा सकते क्योंकि हमें रोज अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है, हर वक्त हमारे शरीर की दशा बदलती है तो हमें अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है। वैसे ही वहां की परिस्थिति को स्टडी करके, ये बहुत डायनामिक है, मतलब बहुत हमको बदल बदल के करना पड़ेगा। ये चैलेंज भी है लेकिन मजा भी इसी में है। हमारे पूर्वजों ने ये विज्ञान बनाया कई लाखों सालों में, मेरे ख्याल से अभ्यास कर करके बनाया होगा, एक दिन में तो नहीं बना। मैं तो आपको एक दिन में 1 मिनट में कुछ जवाब दे रहा हूं, तो कि वो जवाब तो एक दिन का नहीं है, 1 मिनट का नहीं है। तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन साथ में उसके साथ एक शर्त जोड़ लीजिए, परिस्थिति, वहां की स्थानीय परिस्थिति की इकोलॉजी क्या ऑफर कर रही है हमको, क्या दे रही है। क्या मैं उन सारे जीवाणुओं को खेतों में बांट कर नमी नहीं पैदा रख करके मारना चाहता हूँ? नहीं, मैं उनको बचा के रखना चाहता हूँ, गुणा करना चाहता हूँ। तो फिर उनकी स्थिति क्या होगी? थोड़ी नमी चाहिए होगी, थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होगा खाने के लिए। समझ रहे हैं ना इस बात को? आप जो कह रहे हो प्रयोग जरूर होना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने, बल्कि ये हम लोग भी करके देखते हैं इसको, है ना, और बताते हैं आपको एक बार कैसा रहा इसका। ठीक है जी, धन्यवाद। आगे आदरणीय लाल भाई साहब, आप कोई सवाल है? बहन जी 1 मिनट कुछ कहना चाह रहा था। हेलो, मैं ये कहना चाह रहा था जी, आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब ने जो प्रश्न किया उस पर थोड़ा सा मैं कहना चाह रहा था कि जो हमारा ताजा गोबर होता है उसमें जब हम उसको जमीन पे सीधा रहता है तो उस समय उसमें डिकम्पोजर नहीं आते, हमको उसको डिकम्पोज करना है। डिकम्पोज जब कोई चीज होती है तो उसमें जो क्रिया होती है उससे ह्यूमस बनता है, और ह्यूमस में ऑर्गेनिक कार्बन और ह्यूमिक एसिड होता है जो हमारी सॉइल को मजबूत करता है, हमारी भूमि को मजबूत करता है। इसलिए हम उसको डिकम्पोज करते हैं। अगर हम सीधे खेत में अगर डालेंगे तो वहां पे आपके जो इंसेक्ट आएंगे, कीड़े आएंगे, जैसे दीमक है, दूसरे कीड़े, वो उसको खाते हैं और खाने के बाद उसमें बहुत कम मटेरियल छोड़ते हैं। तो ये हमको ध्यान देने की बात है, इस पे बहुत काम हो चुका है, तो इस पे मेरे ख्याल से प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। जी धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। धन्यवाद डॉक्टर भाई, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी वैज्ञानिक की भाषा में आपने अच्छे से, मैं इसी बात को शायद दूसरी भाषा में बोलने की कोशिश कर रहा था, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा समझाया आपने, मजा आया। जी धन्यवाद। और आगे आदरणीय ओंकारनाथ भाई साहब, जी हैंड राइज किया है आपने, और फिर समय भी बहुत हो रहा है, मगर अपना सवाल थोड़ा कम शब्दों में करिए। और जी धन्यवाद। धन्यवाद रंजना दीदी, और संदीप सर और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत वंदन है। आप सुंदर काम कर रहे हैं सर, और बहुत बहुत खुशी हो रहा है सर। मैं ओंकारनाथ पतंजलि किसान सेवा समिति पलामू झारखंड से हूँ, और मेरे कुछ साथी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जैसे कि अभी छतरपुर जिला से
हमारे आशीष अवस्थी जी जुड़े हुए थे, आपसे सवाल जवाब किया। और एक खुशी मुझे हो रहा है कि सर आपने डाल्टनगंज पलामू में आपने काम किया है, तो अब पता नहीं किस तरह से आप सेवा दिए हैं पलामू, हमको जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत मुझे खुशी है कि आपसे जुड़े हैं। और हम चाहेंगे कि आपका मार्गदर्शन हमारे पलामू के लिए भी मिले। हम जैविक खेती, छोटा किसान है, हम लोगों ने कृषि बनाया है और इस दिशा में जैविक खेती की दिशा में थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि हम भी अपने जिलों को थोड़ा सा कुछ योगदान कर सकें, और आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यही रिक्वेस्ट मेरा रहेगा सर कि आपका मार्गदर्शन मिले और हम अपना जैविक दिशा में आगे बढ़ें। जी सर, थोड़ा सा एक सवाल है सर पर मेरा यहाँ पर यह है, मेरा खेत में सर फंगस का प्रॉब्लम है और फंगस के चलते हम कुछ आगे कर नहीं पा रहे हैं। केले की खेती, पपीते की खेती हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन वो फंगस के चलते जो फिर पौधा बर्बाद हो जा रहे हैं। पपीता में भी फंगस लग जा रहा है, केला में भी मेरा लगा हुआ है, 1-2 एकड़ में केला लगा हुआ है, उससे फंगस का अटैक हो गया है। तो इसका समाधान देने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरी ज्ञान की सीमा क्या है कि मैंने अमृत कृषि के ऊपर पिछले 15 वर्षों से फोकस करके रखा है। तो ये जितनी भी समस्याएं आप मिट्टी संबंधित, खेत से संबंधित बोलेंगे, मैं बार बार कहता रहूंगा, बार बार बोलता रहूंगा, अमृत जल अमृत मिट्टी, अमृत जल अमृत मिट्टी, अमृत जल अमृत मिट्टी। क्योंकि वहां पे हम लोगों ने कुछ भी समस्याएं, मतलब विश्व स्तर पे कह सकता हूँ, विश्व स्तर पे इसलिए कह सकता हूँ कि दूसरे राष्ट्रों में भी जाकर के बात करने का, अपना अनुभव शेयर करने का, साझा करने का मौका मिला, तो वहां पे भी उनको भी समझ में आती है बात कि ये लोग सही बोल रहे हैं। कि इनको मैं अपने आप को अमृत कृषि को सही साबित करने के लिए नहीं इस मंच का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हमें जो मेरी सीमा क्या है, हम लोगों ने इसी प्रकार का, इसी मेथड को, इसी प्रोसेस को फॉलो किया। तो मैं आपको बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा, कल या परसों से कभी ना कभी हम लोग, इसकी छोटी छोटी फिल्में हैं, उस पर हम जब जाके करना शुरू करेंगे तो वहां पे आपको भी समझ में आएगी कि ये मिट्टी इतनी तगड़ी क्यों बन जाती है। अच्छा, बात ये जान के चलिए, मैं हृदय से झारखंड राज्य का बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हृदय से बहुत आभारी हूँ कि 15 साल पहले बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक परियोजना के तहत हमारी अमृत मिट्टी का टेस्ट किया गया था। ICAR की एक योजना थी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक साझा प्रोजेक्ट था। वो दोनों तरह के साइंटिस्ट आए थे और उनको इतना मजा आया था। पहले उन्होंने दिल्ली में और बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची में टेस्ट करके देखा, तो एकदम उछल गए खुशी के मारे, ये कौन सी खाद है बोला। हमने बोला खाद नहीं, मिट्टी है। तो बोले ये मिट्टी कैसे हो सकती है, तो खाद है, 8.5% मृदा कार्बन आया इसमें, जैविक कार्बन आया है। तो हमने बोला आप आ जाइए खेत पे देख लीजिए, 3 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, तो 3 साल के बाद हमको लगा करके देखते अभी कितना हुआ है। तो आजू बाजू पूरे वो केमिकल वाले खेत थे, बीच में ये वाला खेत जो था 6 एकड़ का, जिसमें आधा एकड़ पे हम लोग काम कर रहे थे नर्मदा नदी के किनारे। वो आप लोग को जब मैं वीडियोस दिखाऊंगा तो आपको देख के समझ में आएगा कि ये जगह कितनी मजेदार है और कैसा काम होता है। यहाँ पे गर्मी भी बहुत पड़ती है, ऐसा नहीं कि यहाँ गर्मी नहीं पड़ती, लेकिन उस खेत में बहुत ठंडक रहती है। हम लोग वहाँ गर्मियों में भी बाहर आराम से रात को और दिन में भी ठंडक में रह के सोते थे और आराम से अपना काम करते थे। तो सर टाइम ओवर हो गया है। हाँ जी, टाइम ओवर हो रहा सर। हाँ, टाइम ओवर हो रहा है। तो ओंकारनाथ जी, बिल्कुल इतना ही कहूंगा कि अमृत कृषि में जब आएंगे, टेक्निकल सेशंस छोटे छोटे 10-10 मिनट के वीडियो देखेंगे तो आपको उसका समाधान मिल जाएगा, परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। ये वादा रहा हम लोगों का कि अमृत कृषि से आपके खेतों के लिए जो भी समस्याएं हैं उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे। ये पक्की वादा है, क्योंकि ये विज्ञान है और मेरा नहीं है, हमने भी किन्हीं बुजुर्गों से सीखा है, बड़े भाइयों से सीखा है। तो ये 50 वर्षों से चल रहा है, तो आने वाले समय में भी चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। करते हैं इसको, है ना। जी जी सर, जी, अभी हम धन्यवाद। सर बता दें सर कि ICAR का सीमेप संस्था है लखनऊ, उसी के अभी हम लोग उसी का ट्रेनिंग के लिए हम लोग आए हुए, MSc के माध्यम से ट्रेनिंग हो रहा है। तो अभी यहीं पर मौजूद है रंजना दीदी। तो अभी और लोग, साथी लोग भी बता रहे हैं इस अपने युगाहार मंच के बारे में कि कैसे इससे जुड़ करके हम लोग एक मंच पर लाके हम अपनी सारा समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और सभी से एक दूसरे से रूबरू हो सकते हैं। जी रंजना दीदी। जी ओंकारनाथ जी, सभी साथियों के मोबाइल नंबर आप जो है नाम लिख करके ग्रुप में डाल दें, उनको सबको इस ग्रुप में जोड़ देते हैं ताकि सभी